अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। जागो लाहौर में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। मैं हूं मुनीब आसिफ। उम्मीद करती हूं कि आप लोग जहाँ कहीं होंगे खैरियत से होंगे और इस मौसम से ख़ुद को बचाने के हवाले से भी खूब तैयारी कर रहे होंगे, बल्कि एहतियात ज़रूर बरत रहे होंगे, क्योंकि इस मौसम में एक तो हीट स्ट्रोक का ख़तरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और दूसरा ये कि जनाब आपने बाहर निकलते वक्त जो SOPs हम आपको रोज़ाना की बुनियाद पर बताते हैं उनका भी ख्याल रखना है। लेकिन आज मैं अपने प्रोग्राम का आगाज़ चंद ऐसी बातों से करूँगी और आपको बताऊँगी खुशगवार और बेहतरीन ज़िंदगी गुजारने के 3 उसूल जो हमारी ज़िंदगी को खुशगवार बना सकते हैं, जो शायद कह लें कि आपकी ज़िंदगी को या मेरी ज़िंदगी को भी वो बदल कर रख दे। अब खुशगवार ज़िंदगी का जो पहला उसूल होता है वो है मोहब्बत। मोहब्बत ये एक ऐसा जज्बा है जो रिश्तों को मजबूती से बांध लेता है और इससे दिलों के फासले मिट जाते हैं, कम हो जाते हैं। और जब रिश्तों में मोहब्बत का अंसर होगा ना तो फिर बर्दाश्त भी होगी और किसी नागवार बात पर आप स्पेस भी दे जाते हैं एक दूसरे को। कोशिश करें कि अपने से जुड़े जितने भी रिश्ते हैं ना उनमें मोहब्बत का तो तकद्दुस है ना उसे लाजमी बरकरार रखें। ज़िंदगी को खुशगवार बनाने का जो दूसरा असूल है वो है एतमाद, ट्रस्ट। आज हमारे रिश्तों में ना बदगुमानी की दूसरी बड़ी वजह एतमाद का फुकदान है कि ट्रस्ट नहीं करते हम। अब फ़र्ज़ करें कि अगर रिश्तों में एतमाद ही ख़त्म हो जाएगा तो फिर बदगुमानी जन्म लेती है। लिहाजा खुशहाल ज़िंदगी गुजारने के लिए एतमाद का होना बहुत ज़रूरी है। और सिर्फ अपनी ही ज़िंदगी को खुशहाल ना बनाएं, दूसरों का भी इसी हवाले से ख्याल करना चाहिए कि अगर रिश्तों में ट्रस्ट ना हो तो सब मिनटों में ख़त्म हो जाता है। तीसरा और इम्पॉर्टेंट उसूल, किसी के लिए वक्त का निकालना या वक्त देना, या फिर यूँ कह लें कि भरोसा भरपूर किसी के ऊपर तवज्जो देना। फ़र्ज़ करें कि मैं किसी के पास जाऊँ तो वहाँ मेरे हाथ में मोबाइल नहीं, उसके लिए वक्त होगा। जब मेरी तवज्जो होगी तो उसे भी मेरा आना अच्छा लगेगा। यानी आसान बात यह है कि कोई मेरे पास आ जाए या मैं उस वक्त उसे वक्त ही ना दे सकूं और अपने मोबाइल फ़ोन में मसरूफ़ रहूं या अपनी मसरूफियात निपटाती रहूं, तो मतलब ये कितनी बुरी बात हो सकती है। हाँ, करती रहूं या अपनी चीज़ों को करती रहूं तो बड़ी नामुनासिब सी बात भी लगती है। तो ये आपके रिश्तों को ख़राब भी करती है जब आप एक दूसरे को टाइम नहीं देते। ये टाइम देना बड़ा इम्पॉर्टेंट है और तवज्जो देना। हम टाइम दे देते हैं, हम क्वालिटी वाला टाइम नहीं देते हैं। तो एक दूसरे का ख्याल रखना चाहिए, एक दूसरे से मोहब्बत से पेश आना चाहिए। बल्कि रिश्तों में ये जो छोटी छोटी चीज़ें, छोटी ये मोहब्बत है, इसको बरकरार रखें। एतमाद कभी ख़राब होने ना दें और किसी के आने पर अपने ये जो मोबाइल फ़ोन्स हैं ना इनको बिल्कुल ख़ुद से दूर रख लें। तो बस फिर वही जो हम कुछ अपनी ज़िंदगी में मिसिंग कर रहे होते हैं ना वो वापस हमें ज़रूर मिल जाएगा, जिसके बारे में हम कंप्लेंट्स कर रहे होते हैं कि जनाब हमारे पास ये चीज़ें नहीं, हमारे पास वो चीज़ें नहीं है। तो जब आप ख़ुद से इनिशिएट लेते हैं ना किसी भी चीज़ का, आप ख़ुद से इन 3 उसूलों पर काम करने की कोशिश करें तो ऑटोमेटिकली जो नेक्स्ट पर्सन है, जो आपसे जुड़े हुए रिश्ते हैं, उनको भी एहसास होना शुरू हो जाता है, वो भी आपकी तरफ इसी तरह की चीज़ें करना शुरू कर देते हैं। सबसे पहले कदम आपने ही लेना होता है। तो उम्मीद करते हैं कि आज का पैगाम आपको पसंद आया होगा और अभी आगे बढ़ते हैं। जनाब अब कुछ बात करनी है फील्ड मार्शल के हवाले से, क्योंकि आजकल ये टॉपिक बहुत ज़्यादा चल रहा है। और दूसरा ये कि ये होता क्या है, ये एजाज़ क्यों मिलता है और इसकी इम्पॉर्टेंस क्या है। और ख़ास तौर पर आजकल जैसे हमारे आर्मी चीफ़ हैं वो दूसरे जो है ना चीफ़ उनको बनाया गया है, मार्शल जो है ना फील्ड मार्शल का एजाज़ उन्हें मिला है। तो ये दूसरे फ़र्द हैं पाकिस्तान के अगर देखा जाए तो। इनसे पहले ये एजाज़ किन को हासिल था और इसकी अहमियत क्या है, किन किन जर्नलों को ये एजाज़ हासिल है, उस पर एक पैकेज तैयार किया गया है। तो आइए सबसे पहले वो देख लेते हैं। हालिया पाक भारत कशीदगी में अफवाज पाकिस्तान ने अजीम फतह हासिल की है और इसी के एजाज में वजीर आजम शहबाज शरीफ की जानिब से अफवाज पाकिस्तान के सरबरा आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की दे दी गई है। ये खबर पिछले 36 घंटों से सोशल मीडिया की जीनत बनी हुई है। मगर क्या आपको पता है कि फील्ड मार्शल किसको कहते हैं? आइए इसे जानने की। वफाकी हुकूमत ने आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर को
आर्मी रेगुलेशंस 1998 के रूल 199A के तहत फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की दी, जिसका फौरी तौर पर इत्तलाक हो गया था। फील्ड मार्शल का ओहदा किसी भी आर्मी में सबसे बड़ा ओहदा होता है। फील्ड मार्शल को 5 स्टार जनरल कहते हैं, जबकि आर्मी चीफ भी 4 स्टार जनरल होता है। ये एक एजाजी ओहदा है जो कि किसी भी जनरल को जंगी हालात में बहुत अच्छी कारकर्दगी दिखाने पर या कोई जंग जीतने पर इनाम और हौसला अफजाई के तौर पर दिया जाता है। पाकिस्तान में 66 बरस बाद किसी जनरल को इस ओहदे से नवाजा गया है। इससे पहले सन 65 की पाक भारत जंग में बेमिसल कारकर्दगी दिखाने पर अयूब खान ने यह एजाज अपने नाम किया था। अगर फील्ड मार्शल के लफ्जी मानी की बात की जाए तो ये लफ्ज कदीम जर्मन जुबान में इस्तेमाल होता था, जिसका मतलब था बादशाह के घोड़ों का रखवाला। यह टाइटल कमोबेश 850 साल से जायद पुराना है। तारीख में पहली बार जिस जर्नैल को यह ओहदा दिया गया था वो थे जनरल एल्बेरिक क्लेमेंट, जिनको सन 1185 में फ्रांसीसी शहंशाह फिलिप ऑगस्टस ने फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की दी। वैसे तो तारीख में अभी तक बहुत सारे जर्नैलों को यह एजाजी ओहदा दिया गया है, लेकिन अगर रिवायती हरीफ भारत की बात की जाए तो वहां पर आर्मी चीफ जनरल सैम मानिक शाह को 1973 में पहली बार इस एजाजी ओहदे पर तरक्की दी गई। अहम बात यह है कि फील्ड मार्शल का ओहदा एक सरकारी अलामती एजाज है। इससे सरकारी मुराद और इख्तियारात में किसी किस्म का कोई इजाफा नहीं होता। ठीक है जी, ये फील्ड मार्शल के हवाले से ये ख़ुसूसी पैकेज तैयार किया गया था ताकि नुहा हो जाए आप लोगों को भी कि ये फील्ड मार्शल का एजाज़ होता क्या है, होता क्या है। तो अभी आगे बढ़ते हैं, कुछ बात कर लेते हैं हमारे खाने पीने के हवाले से, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। हम लोग जब बाहर जाते हैं तो शॉपिंग के लिए कहीं पे भी बाहर जाते हैं तो ठेले हमें नज़र आ रहे होते हैं, उसमें मशरूबात के ठेले भी हैं, खाने पीने के ठेले भी हमें नज़र आ रहे होते हैं, तो वहाँ से हम लोग लेके खा लेते हैं। अब होटल्स के जो बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स हैं उनका तो कह लें कि हाइजीन का ख्याल रखा जाता है, छापे भी मारे जा रहे होते हैं, इंश्योर किया जा रहा होता है कि हमारी जो फूड अथॉरिटी है उनकी तरफ से कि जो भी प्रोवाइड किया जा रहा है फूड वो बड़ा अच्छा मयारी फूड हो। लेकिन ये जो ठेले हमें नज़र आ रहे होते हैं शहर में, गली कूचों में लगे हुए, इनका मयार किस तरह चेक किया जाता है? अगर मशरूबात के ठेले पर हम खड़े हुए हैं तो क्या उनको चेक किया जा रहा है कि वो जो पानी यूज़ कर रहे हैं वो सही पानी है, फ़िल्टर का पानी है, या जो बर्फ़ वो यूज़ कर रहे हैं वो बर्फ़ कहाँ से आ रही है, कौन से पानी की वो बर्फ़ बनी हुई है, ताकि शहरियों की सेहत को नुकसान ना पहुँचाया जा सके। तो आज हमने उसी पे बात करनी है। तो इस पर बात करने के लिए हमारे साथ आसिम जावेद साहब मौजूद हैं स्टूडियोज़ में, डीजी फूड अथॉरिटी हैं, तो उनसे बात करते हैं। आसिम साहब, आपको खुश आमदीद कहते हैं जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? ठीक हैं जी, थैंक यू मैडम, मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आसिम साहब, जितनी गर्मी पड़ रही है हम लोग बाहर निकलते हैं, आप भी बाहर निकलते होंगे, एक्सपोजर होता होगा, तो बाहर निकलते हुए कोई ठंडा मशरूब पीने का दिल कर रहा होता है, तो हम ठेले पे खड़े हो जाते हैं, वहाँ से ठंडा थार मशरूब, आलू बुखारे का शरबत, इमली आलू बुखारे का शरबत, इसी तरह बाकी संदल, पता नहीं कौन कौन से शरबत जो है वो बिक रहे होते हैं। तो रेस्टोरेंट्स का मयार तो आप लोग चेक कर लेते हैं, हाइजीन प्रॉपरली है कि नहीं है। ये जो ठेलों पे फूड बिक रहा होता है, इनकी हाइजीन का ख्याल किस तरह रखा जाता है और आप लोग किस तरह चेकिंग करते हैं इसकी? मैडम, हमारी जो फूड सेफ्टी की कैंपेन्स होती हैं वो सीज़न बेस्ड होती हैं। अच्छा। हर सीज़न में मुख्तलिफ कैंपेन्स जो है वो चल रही होती हैं। जैसे कि गर्मियों का सीज़न है तो इसमें बर्फ़ खानों के हवाले से जो बेवरेजेस के मुख्तलिफ यूनिट्स हैं, बेशक वो जो है ना देसी शरबत बनाने वाले हैं, सरदाई बनाने वाले हैं, या बेवरेजेस कोल्ड ड्रिंक्स बनाने वाले हैं, उनके ऊपर हमारी इंस्पेक्शंस जो हैं वो चल रही होती हैं। हम रेगुलरली इन तमाम पॉइंट्स को जो है ना इनका जो है ना वो इंस्पेक्शंस कर रहे होते हैं। लेकिन हमारी एडवाइज़री क्या है, हमने मौसम गर्मा के हवाले से बच्चों के लिए भी और बड़ों के लिए, सब के लिए एक जो है वो एडवाइज़री जारी की है। वो एडवाइज़री क्या है कि आपने जब भी आपका हीट से जो है ना वो एक्सपोजर होता है तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो पानी या नींबू पानी, हाँ या इस तरह का डिटॉक्स वाटर जो है वो
को इस्तेमाल करना चाहिए। होता ये है कि पानी की कमी के साथ साथ डिहाइड्रेशन के साथ साथ आपके जिस्म के अंदर जो वाइटल मिनरल्स होते हैं वो भी कम होते हैं। तो बेहतर ये होता है कि नींबू पानी या नमक मिला हुआ पानी या डिटॉक्स वाटर जो है वो आप अपने बच्चों के साथ भी उसकी बॉटल रखें। आप जो भी हीट में जो लोग मतलब काम कर रहे होते हैं वो अपने साथ उसकी बॉटल्स जो हैं वो ज़रूर रखें। और जहाँ तक मशरूबात का ताल्लुक है, आपको जो मशरूबात अच्छे लगते हैं मैं ये एडवाइस करूँगा कि उनको भी बॉटल की सूरत में अपने साथ रख लें। जितनी भी हम इंस्पेक्शंस करते रहें, हम करते रहते हैं। हम मुजांग में बड़े मशहूर जो है ना वो शरबत वाले एक लाइनें लगी होती हैं, हाँ हम रूटीन से उनकी इंस्पेक्शंस करते हैं। वहाँ पे हमें कोई ऐसी चीज़ नहीं मिली। लोगों का एक बड़ा रश जो है वो लगा होता है। तो कहने का मतलब ये है कि लेकिन फिर भी जो घर में आपने मशरूब तैयार किया हुआ है, बेशक वो इमली आलू बुखारे का है, बेशक वो कोई इलायची का शरबत है, वो ज़्यादा अच्छा है एज़ कम्पेयर टू जो आप बाहर से जो है ना वो लेंगे। ठीक है जी, ये कॉलर है फ़याज़ मेहर उनका नाम है और कमाहा लाहौर से उनका ताल्लुक़ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बाजी, कैसे हैं आप? ठीक है फ़याज़ साहब? अल्लाह का शुक्र बाजी। मैं टीजी साहब ने पूछना सी किलो दे नाल जेड़ा किलो दुध फ्री देंदे ने ये किस तरह दे देंदे ने? ये साडे इलाके दे विच ते कमाए दे उत्ते बड़ियां दुकानां ने ਜਿਹੜੀਆਂ किलो दे नाल किलो दुध फ्री देंदियां। किलो के साथ किलो दूध फ्री दे रहे हैं आपको? हाँ जी। ਤੇ ਇੱਥੇ ਬਾਜੀ ਕਦੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਚੈਕਿੰਗ ਹੋਈ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਇਹ ਦੁੱਧ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਵੀ ਬੋਇਲ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਲਈਏ ਤੇ ਉਹ ਬਾਜੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮੈਲ ਆਉਂਦੀ ਏ, ਸਾਫ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਪਾਊਡਰ ਮਿਲਿਆ ਦੁੱਧ ਤੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਡੀਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵੇ ਇੱਥੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਗੇ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤੇ ਠੀਕ ਤੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੀ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਰੱਖਣ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ठीक है जी फ़याज़ साहब, बहुत शुक्रिया। ये क्या हो रहा है डीजी साहब? वो मतलब 1 किलो के साथ 1 किलो दूध फ्री, ये कैसा दूध है जो फ्री भी मिल रहा है और खालिस भी मिल रहा है? वाह। अच्छा मैडम, मैं ये अर्ज़ करता हूँ, इनका नंबर अभी आ गया है, मैं स्क्रीन से उसको नोट करके अभी हम इनके साथ रब्ता करते हैं जी। और इस बात का तदारुक करते हैं कि जो भी इस तरह का काम करे। नंबर 1। नंबर 2 ये है कि मिल्क के हवाले से मैं ये बताना ज़रूरी समझता हूँ कि 2023 के मुकाबले में इन 4 माह का मैं स्टैट्स आपसे शेयर करता हूँ कि 2023 के पहले 4 माह में हमने 34 मिलियन लीटर्स के करीब दूध चेक किया, जिसमें से 5,60,000 लीटर्स के करीब दूध जो है हमने तलफ किया, जो कि 1.5% ऑफ टोटल चेक क्वांटिटी बनता है। हमने इस साल के इन 4 माह में 120 मिलियन लीटर से ज़्यादा दूध चेक किया और 3,60,000 के करीब जो दूध था उसको हमने तलफ किया। इसका मतलब क्या है कि हमारी इंस्पेक्शंस मिल्क की पहले से 3 गुना ज़्यादा हैं, जबकि अडल्ट्रेशन की शरह जो है वो 5 गुना पहले से कम हो रही है। इट मीन्स कि हमारी उन इंस्पेक्शंस का असर है। इनका कॉलर का नंबर हम नोट करके अभी इनके साथ रब्ता करके हम जो है वो रीच आउट करते हैं और इस तरह के जितने भी लोग हैं हमारे वो रेडार के ऊपर हैं। हम उससे बिल्कुल भी क्या कह सकते हैं कि अपनी फ़राइज़ से पीछे नहीं हैं। हम इंशाल्लाह जाके विज़िट भी करेंगे, अगर ऐसा है तो उनको प्रॉपर उनके ऊपर एक्शन लिया जाएगा। और मैं ये बताना ज़रूरी समझता हूँ कि इन 4 माह में दूध के हवाले से हमारी 160 FIRs हैं। डीजी साहब एक और कॉलर है, उन्होंने हमें ज्वाइन किया, मोहम्मद अशरफ है, लाहौर गढ़ी शाह से उनका ताल्लुक है। अस्सलाम वालेकुम अशरफ साहब। वालेकुम सलाम जी, कैसे हैं आप? ठीक है बेटा, मेरा सवाल ये है कि डीजी साहब ने बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन सबसे खतरनाक जो चीज हो रही है ना हमारे मोहल्लों में, हर मोहल्लों में 5 रुपए के पापड़, पैक शुदा पापड़ 5 रुपए के, और इंतहाई मुजरे सेहत तेल से बने हुए हड्डियों का तेल होता है वो बनते हैं यहाँ करोल घाटी में और लाहौर के हर जगह पे। तो इसकी चेकिंग है ये तो होगी दुकान पर दुकान पर दुकान पर दुकान। तो बेटा इसका ये मुझे डीजी साहब सवाल जवाब दे दें कि ये पापड़ जो बच्चों को पोटियां लग जाती हैं, बच्चों को उल्टी आ जाती है, ये कुछ करें। जी जी, बहुत शुक्रिया अशरफ साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। ये क्या कहेंगे जो पापड़ दुकानों से मिल रहे होते हैं 5 रुपए के, ये बड़े मुजरे सेहत हैं बच्चों के लिए?
देखिए बहुत अच्छा इन्होंने पॉइंट रेज़ किया है। मैं तमाम पेरेंट्स से ये गुजारिश करूँगा कि बच्चों को जो स्लांटीज़ और इस तरह की चीज़ें वो खिलाते हैं उससे बच्चों का पेट ख़राब होता है, उनकी सेहत अब ये अच्छी देखिए नहीं बच्चे होती। तो जब देखेंगे दुकान पे वो जिद करेंगे, अब माँ बाप भी बेचारे क्या करें, लेकिन जो फैक्ट्रीज हैं जहाँ पे ये बन रहे हैं उनके ऊपर तो एक्शन लेना चाहिए ना। मैडम बिल्कुल हमारा उनके ऊपर एक्शन जो है वो चलता रहता है। स्नैक्स के यूनिट्स के ऊपर, बच्चों के जो फूड प्रोडक्ट्स के मुख्तलिफ यूनिट्स अब हैं। उन्होंने जैसे बताया कि करोल घाटी में भी ये बन रहे होते हैं, सारे यूनिट्स हैं जहाँ पे ये पापड़ बन रहे होते हैं, मुख्तलिफ आपके भी इल्म में होगा जी, कहाँ पे बिल्कुल। बन रहे होंगे। तो हम उनके ऊपर जो है ना वो एक्शन ले रहे होते हैं, लेकिन साथ साथ हम आपको पता है स्कूल न्यूट्रिशन प्रोग्राम भी हमने शुरू किया। उसका मकसद क्या था कि बच्चों को और उनके पेरेंट्स को गाइड किया जाए कि बच्चों के लिए, बच्चों की ग़िज़ाइयत के लिए और अच्छी सेहत के लिए कौन सी ग़िज़ाएँ बेहतर हैं। तो इन चीज़ों से अवॉइड करना चाहिए। मज़ीद हम इसके ऊपर रिसर्च भी कर रहे हैं इंडस्ट्री के साथ मिल के कि बच्चों को ऐसी वो जो है वो फूड प्रोडक्ट्स जो है वो इंडस्ट्री दे जिससे उनकी वो क्या कह सकते हैं एक तरह की क्रेविंग भी पूरी हो जाए जंक आइटम के हवाले से, और उनको जो है ना न्यूट्रिशन भी उसके अंदर से मिल जाए। तो इसके ऊपर भी हमारी जो न्यूट्रिशन की टीम्स हैं वो इंडस्ट्री के साथ मिलकर काम कर रही हैं। और मैं जो बड़ी इंडस्ट्री है इवन MNCs उनको भी हम ये बात कहते रहते हैं कि आप अपनी जो है ना इस तरह की प्रोडक्ट्स भी साथ साथ लेके आएँ जिससे बच्चों को की अच्छी सेहत जो है ना वो ये वाले एंश्योर आपको हो। पता है ये वाली चीज़ें जिनमें गंदा तेल ना किस किस्म का तेल जो है ना वो यूज़ किया जा रहा होता है और ये तमाम तर चीज़ें बनाई जा रही होती हैं जो हमारे बच्चे खा रहे होते हैं, इनका भी ख्याल रखना है आपने। जी बिल्कुल मैडम, ये हमारे रेडार पे है और हम इसके ऊपर इससे बिल्कुल भी जो है ना वो कतई नज़र इख्तियार नहीं किए हुए, बल्कि हम इसके ऊपर जो है वो रेगुलर एक्शंस ले रहे होते हैं बच्चों के फूड्स के हवाले से। ठीक है जी, एक और कॉलर हैं खालिद महमूद साहब हैं जिन्होंने ज़िला अटक से हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम, अल्लाह का एहसान। खालिद साहब क्या सवाल करना चाहेंगे? मेरा डीजी साहब से ये सवाल है कि ये जो मकरोनी या पास्ता बनता है ये मुख्तलिफ घर बन रहा है, कई इलाकों में बन रहा है, दूर देहातों में सामने बोर्ड नहीं है, कोई भी अंदर कारखाने लगे हुए हैं सारे इस तरह, उनको भी कौन चेक कर सकता है? उनको चेक किया जाए। इलाका छठ में चाय का बहुत खास इलाका है, हम चाय के बगैर हमारा मेहमान मुकम्मल नहीं होता। तो चाय वाले अपने रेट भी बढ़ा रहे हैं, उनकी क्या क्वालिटी, उनको कौन चेक करेगा? उनको ठीक है। इनकी जो गाड़ियां हैं वो जो ही इलाका के आउट पोस्ट है तो आगे से दुकानदार दुकानें बंद करके चले जाते हैं। ठीक है जी, लोग खालिद डर साहब तो रहे इनसे, डर तो रहे, लेकिन पूरा माहौल चेंज करके दोबारा काम कर रहे हैं। इनको ऐसा किया जाए कि दोबारा ये काम ना हो। ठीक है जी, खालिद साहब बहुत शुक्रिया आपका। उनका ये कहना है कि जो मैक्रोनी या पास्ता वगैरह खा रहे होते हैं वो भी छोटी जैसे गली मोहल्लों में यूनिट्स उन्हें लगा दी वो बना रहे होते हैं, तो उनको भी इंश्योर करना चाहिए, उसका भी ख्याल रखें। जी मैडम, जो फिनिश्ड प्रोडक्ट्स हैं फूड के हवाले से यानी कि जिनमें प्रोसेसिंग इन्वॉल्व है उसका लाइसेंस हम एक बड़ी जो है ना लंबी एक्सरसाइज के बाद देते हैं। यानी कि हमें वो असेंबली लाइन अपनी प्रोवाइड करेंगे, हमें वो अपने हलाल सर्टिफिकेट्स प्रोवाइड करेंगे, फिर जाके उनको हम लाइसेंस जारी करेंगे। ऐसा भी होता है कि बाज़ औक़ात लोग गली मोहल्लों में, हमें पंजाब फूड अथॉरिटी को इल्म नहीं है, इस तरह का काम करना शुरू कर देते हैं। तो जिस तरह से खालिद साहब या अशरफ साहब या पहले जो कमाहा से जो शहरी थे, आपने बहुत अच्छा किया कि इनको प्रोग्राम में जो है वो शामिल किया, तो हमें इनका फीडबैक आया जो कि पॉजिटिव था। मैं ये कहूँगा कि इनके नंबर्स भी मेरे से शेयर फरमा दें, हम इनको रीच आउट करते हैं। और मैं समझता हूँ कि फूड अथॉरिटी के साथ साथ जो है ये तमाम शहरियों की जिम्मेदारी है। फूड सेफ्टी, ये बता सकते हैं ये आप लोगों को। फूड सेफ्टी जो है वो एक इंक्लूसिव सब्जेक्ट है जिसके अंदर शहरी भी शामिल हैं, क्योंकि सब ने जो है ना वो फूड को कंज्यूम करना होता है। तो इनकी सजेशंस को भी हम वेलकम करते हैं और इनके साथ मिल के हम जो है वो अपने जो है ना फूड सेफ्टी के मयार को मजीद अच्छा करें। अच्छा, दूसरा वो खालिद साहब ये भी कहते हैं कि आप लोग काम अच्छा कर रहे हैं, जब आप लोगों की टीमें जाती हैं तो लोग अपनी दुकानें बंद करके चले जाते हैं, लेकिन काम वो वही कर रहे होते हैं, बाद में दोबारा से आके उनका वही बिजनेस शुरू हो जाता है। तो इस चीज़ को भी इंश्योर करें कि अगर एक दफ़ा उनको जुर्माना किया गया है या कार्रवाई की गई है तो अगली दफ़ा वो उस तरह का काम ना करें। जी बिल्कुल, हम इसको भी इंशाल्लाह इंश्योर करेंगे। ठीक है जी, एक और कॉलर हैं जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है, अजहर इकबाल साहब है, टोबाटेक सिंह से उन्होंने हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं अजहर साहब? हासिम साहब से सवाल है जी कि जब हम सब्जियां खरीदते हैं जैसे सब्ज मिर्च है और इसके अलावा खीरा और टमाटर, उनके ऊपर फंजीसाइड का स्प्रे बहुत ज्यादा होता है
जिसकी वजह से लिवर की बीमारियां बहुत ज्यादा बढ़ रही हैं। आपका जो मोटो है ना, फार्म टू फोर्क, तो उसके मुताबिक आप जो है ना वो सब्जियों की सैंपलिंग नहीं करते तो उनमें कितनी जहरें हैं। जब हम मकई के भुट्टे खाते हैं तो उसकी वजह से बच्चों में अक्सर जो है ना वो बीमारियां होती हैं। तो आप सब्जियों की सैंपलिंग क्यों नहीं करते? क्या वो महकमा ज़राअत के अंदर आता है या आपके अंदर आता है कि वो कितनी स्प्रे की जाए उसके ऊपर? ठीक है जी, बहुत शुक्रिया, बड़ा अच्छा सवाल है जी, उनका। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हम सब्जियों के इस हवाले से तो ऑपरेशंस करते हैं कि अगर उनको सेवरेज का पानी लग रहा हो तो हम उसको तलफ कर देते हैं, वो हमारी रेगुलेशन में मौजूद हैं। सब्जियों की इंस्पेक्शंस पे बिल्कुल इन्होंने बड़ा अच्छा पॉइंट रेज किया है, हमें करना चाहिए। इस मकसद के लिए गवर्नमेंट जो है वो पेफडा एक अथॉरिटी बना रही है। अच्छा। बल्कि वो बन चुकी है। उसका मतलब मकसद ही ये है कि जो पेस्ट का और स्प्रे मुख्तलिफ किए जाते हैं क्या वो साइंटिफिक मायार के ऊपर पूरा उतरते हैं। लेकिन मजीद इनके पॉइंट को, जैसे अभी आर्टिफिशियल राइपनिंग के तौर पे एजेंसी इस्तेमाल होते हैं मैंगोज की, हम उसके ऊपर एक्शन करते रहते हैं। सब्जियों को भी हम अपने रेडार में ले आते हैं। अच्छा, ठीक है। अभी ये फिलहाल आपके उसमें नहीं है, हम उसको भी अपने जो है ना उसमें रेडार में आने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है जी, आज का ये सेगमेंट था, उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आया होगा और आपकी कोई भी क्यूरीज होती हैं, सवालात होते हैं, आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं हमारे सेगमेंट्स में। अभी के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। डीजी फूड साहब हमारे साथ मौजूद है, आसिम जावेद साहब। आसिम साहब, बहुत शुक्रिया आप कि आप आए, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। ब्रेक लेते हैं, यहाँ पे मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, कभी कभार ना सबसे गहरी चोट किसी बेल्ट से या जूते से नहीं है, बल्कि एक जुमले से लगती है कि तुम किसी काम के नहीं हो, तुमने हमें हमेशा शर्मिंदा किया है, हमने तुम्हारे लिए सब कुछ किया, तुमने हमें क्या दिया। क्या आपको कभी कुछ बातें अंदर चुपती हुई महसूस होती हैं? हम सबको होती है। क्या आप भी उन बच्चों में से हैं जो हमेशा वालिदैन को खुश करने की कोशिश करते रहते हैं मगर ये चमत्कार कभी नहीं हुआ? कुछ वालिदैन ऐसे होते हैं जो अपने बच्चों से मोहब्बत तो करते हैं लेकिन शराइत के साथ कि अगर बच्चा कामयाब हो तो वालिदैन की शान है और अगर नाकाम हो जाए तो उनको शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है। ऐसे वालिदैन के बच्चे बड़े होकर ना अक्सर ख़ुद को साबित करने की दौड़ में लगे रहते हैं। उन्हें ये समझने में कई साल लग जाते हैं कि जनाब मैं भी अहम हूँ, मेरी राय, मेरी खुशी, मेरा एहसास, ये सब कुछ मायने रखता है। आज हम पेरेंटिंग पर बात करेंगे और ऐसे पेरेंट्स के बारे में बात करने की कोशिश करेंगे कि क्या उनके जो टर्म्स एंड कंडीशन या फिर आप कह लें कि जो लिमिटेशंस होती हैं बच्चे को कामयाब बनाने के लिए हैं, और कुछ लोग वालिदैन के ऐसे रवैये को नार्सिसिस्ट बना देते हैं। तो आज हमने इस पर बात करनी है कि ये जो नरगिसियत पसंद शख्सियात होती हैं ये कैसी होती हैं, नार्सिसिस्ट पर्सनालिटी कैसी होती है। आपके इर्द गिर्द भी बहुत सी ऐसी पर्सनालिटीज़, बहुत सी ऐसी शख्सियात होंगी जिनसे आपका पाला पड़ा होगा, बहुत से ऐसे लोगों से मेरा पाला पड़ा होगा जो हमारे एक्सपर्ट हैं, जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है। उनके साथ तो मेरे ख्याल से रोज़ाना की बुनियाद पर ऐसे जो लोग हैं उनको मिलते होंगे और वो उनको जानते होंगे, तो उनसे भी हमने जानना है कि ऐसी शख्सियत से उनका पाला पड़ा तो उन्होंने क्या किया, तो हम भी वो कर सकते हैं। तो हमारे साथ इस वक्त काशिफ फराज साहब मौजूद है जो कि साइकोलॉजिस्ट है, माहिर नफ्सियात हैं। तो उनसे जानते हैं कि ये नरगिसियत पसंद शख्सियत होती क्या है और इससे किस तरह निपटा जा सकता है। तो काशिफ साहब, आपको खुश आमदीद कहते हैं जागो लाहौर में, कैसे हैं? जी थैंक यू वेरी मच, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। काशिफ साहब, आज हमने नरगिसियत पसंद शख्सियत पर बात करनी, नार्सिसिस्ट, जिसको आजकल बहुत ज़्यादा ये टर्म बोली जा रही है और मतलब सोशल मीडिया पे भी बहुत ज़्यादा ये फेमस हुई हुई है पर्सनालिटी कि भाई आप नार्सिसिस्ट पर्सनालिटी के मालिक हैं। ये है क्या नार्सिसिज्म? अच्छा, आपने नाम लिया उर्दू में नरगिसियत। हाँ जी। नरगिस का फूल आपके जहन में नहीं आया होगा उस वक्त, ये नरगिस के फूल से है। अच्छा। नार्सिसिस्ट बेसिकली नरगिस के फूल को कहते हैं। कहानी बड़ी दिलचस्प है। हुआ ये कि ग्रीक मैथोलॉजी में, जिसको असातीर हम कहते हैं, देवमालाई कहानियाँ कहते हैं, किस्से कहते हैं, उनमें कहा जाता है खूबसूरत शहजादा था, उसका नाम था नार्सिसिस। नार्सिसिस से जो थी वो जंगल की मलका प्यार करती थी, उसका नाम था इको। इको उसके पीछे पीछे होती थी, वो लिफ्ट नहीं करवाता था। कई साल लगे, अल्टीमेटली इको ने उसको एक बद्दुआ दी कह लें, बैड उसके बारे में विश की। उसने कहा कि अल्लाह करे तुम्हें खुद से ही प्यार हो जाए और कोई तुमसे प्यार ना करे। तो ये दुआ इतनी कबूल हुई, ज़्यूस जो उनका देवता था उसको इतनी पसंद आई
कि उसने ये दुआ कबूल कर ली। अच्छा। और एक दिन जब ये पानी पी रहा था नदी में, तो नदी में इसने अपना अक्स देखा। नो डाउट कि बहुत खूबसूरत इंसान था वो। जब उसने खुद को देखा तो उसको खुद से प्यार हो गया। अब वो हर वक्त या शीशा देखता रहता या वो पानी में अपना अक्स देखता रहता, खाना पीना भूल, हर कुछ भूल गया उसको। कई दफ़े ऐसा होता कि जब वो पानी में अपना अक्स देखता तो उसको चूमने के लिए जब नीचे होता तो पानी में गिर जाता। इसी तरह एक दिन नदी में गिरकर उसकी डेथ हो गई। यहीं से जब सिगमंड फ्राइड ने पढ़ी ये स्टोरी तो उसने नार्सिसिस्ट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, एक बीमारी का बताया कि वो शख्स जो खुद से प्यार करता है, खुद को चूमना चाहता है, खुद की तारीफ करना चाहता है, खुद को सराहना चाहता है और अल्टीमेटली इसी आड़ में अपनी जान दे बैठता है। यानी इतनी खतरनाक बीमारी है कि अल्टीमेटली इंसान, क्योंकि वो किसी और का होता ही नहीं, किसी और कुछ समझता ही नहीं। जैसे भी आपने कहा कि बहुत सारी मिसालें होती, हम जैसे जो सरकारी मुलाजिम हैं, हमें डेली ऐसे नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के शिकार ऑफिसर से मिलना पड़ता है। आपसे होती है मुलाकात? मैं कहता हूँ जी डेली, बल्कि आज भी जब मैं आ रहा था तो मेरी मुलाकात हुई, मैं नाम नहीं ले सकता। तो बाज़ का उनको जब हम कहते हैं कि हमने कहीं जाना है तो हमें पता होता है कि जब तक इनकी तारीफ नहीं करेंगे, और वो ज़्यादातर झूठी होती है। अच्छा, वो खुद कहते हैं मुझे कपड़े पहनना नहीं आता। अच्छा। लेकिन जब हम ये बात कहें उनको बहुत बुरा लगता है। ओके। अगर उसके बरक्स हम कहें कि सर आज आपने बहुत अच्छे कपड़े, सर आज के जूते बहुत अच्छे हैं, ही फील्स हैप्पी, इतना खुश होते हैं उस बात के ऊपर। आप उनसे कहें सर आज हमने गुफ्तगू, सर जो कल आपने वाकया सुनाया था सर कमाल था, सर मैं तो रात सो नहीं सका, सर इतना मुझे मुतासर किया। अच्छा, उनको भी पता होता है ये कोई ऐसा वाकया नहीं था, कोई ऐसा इतना मुतासर कुन वाकया नहीं था। लेकिन क्योंकि उनकी पर्सनैलिटी के अंदर ये है कि कोई तारीफ करेगा तो अच्छा लगेगा, तो हमें तो डेली निपटना पड़ता है। फिर मेरे पास ऐसे कई पेशेंट्स आते हैं क्लिनिक में शाम को, जो हमें कहते हैं जी कि मेरे बच्चे जो हैं वो मेरी तारीफ नहीं करते। अच्छा। कैन यू इमेजिन कि माँ और बाप ये कह रहे हैं कि मेरी औलाद मेरी उसकी भी औलाद तारीफ क्या कहते जी, मैं लिबास पहनती हूँ, इनको खाना देती हूँ, उनका ख्याल करती हूँ, घर साफ करती हूँ, पढ़ाती हूँ, ये तारीफ नहीं करते हमारी। अच्छा। यानी खुद से इतना प्यार है कि औलाद से तारीफ करवाना चाहते हैं, अपने कुलीग से, अपने सबॉर्डिनेट से, अपने मुलाजमों से, कोई मिल जाए। और ये ऐसे लोग होते हैं कि इनको रास्ते में अगर सफ़र करते को तारीफ करना शुरू कर दे तो ये उस पर इतने खुश होते हैं कि इनको अपनी मंजिल भूल जाती है, वहीं रुक जाते हैं कि जी, क्योंकि मैंने तो यहाँ तक सुना है काशिफ साहब कि ये रिश्ते खराब कर देते हैं, ये जो पर्सनालिटी होती है नार्सिसिस्ट, नरगिसियत पसंदगी, इसको अक्सर कहा जाता है टॉक्सिक पेरेंटिंग। टॉक्सिक पेरेंटिंग से मुराद ये है क्योंकि ये जहर घोल देते हैं जिंदगी में। अब देखिए कि एक माँ और बाप में से अगर दोनों नार्सिसिस्टिक हैं तो चांसेस हैं 62% की अगली नस्ल में ये जाएगा। अच्छा, ये सिर्फ क्या इसकी अलामत यही है कि आप सिर्फ अपने आप को प्रेज कराना चाहते हैं या अपनी सिर्फ तारीफ आप सुनना चाहते हैं? 10 अलामतें हैं इसकी। 10 अलामतें, ये एक है जो आपने एक बोली, डिसऑर्डर की 10 अलामतें। 10 अलामतें। पहली ये जो आपने फरमाया कि सराहे जाना चाहते हैं, तारीफ सुनना चाहते हैं। नंबर 2 ये होता है ये इमोशनली ब्लैकमेल करते हैं। मसलन ये कहेंगे मैंने तुमसे नहीं बोलना, मेरा दिल ही नहीं करता तुमसे बात करने को, या आपको इमोशनली, ताकि आप उसकी तारीफ करें, नहीं अम्मी आप ऐसे ना, अब्बू आप ऐसे ना करें। नंबर 3 इनकी क्या होगी कि ये आपको दीनी तौर पर, मजहबी तौर पर आपको ब्लैकमेल करेंगे। देखो अगर तुम मेरे साथ मेरा दिल दिखाओगी तो अल्लाह नाराज़ हो जाएगा, ये उसको इस्तेमाल करेंगे आपका ताकि आप उनकी मर्ज़ी पे चलें। चौथी इनकी निशानी ये होती है कि ये अपने अलावा किसी को और कुछ नहीं समझते। एक घमंड होता है, एक फ़रौनियत होती है। नंबर 5 इनके होता है डिमांडिंग बहुत होते हैं। अच्छा। यानी ये हर वक्त कहेंगे कि हमारी डिमांड, हमारी मर्जी, हमारी चीज़ के मुताबिक चले, किसी और की डिमांड, किसी और की मर्जी इनके होते नहीं चल सकती। छठा इनका ये होता है कि रिएक्शनरी बहुत होते हैं। अच्छा। ये एग्जैजरेटेड अपनी चाहते हैं कि इज्जत, मतलब वो आएंगे तो वो कहेंगे जी कि मुनीबा उठ के मिले, काशिम मुझे उठ के मिले, दोनों अपनी सीट छोड़ दें, मेरा दिल करे मैं जहाँ बैठूं, दिल करे ना बैठूं, इतनी ज़्यादा इनके अंदर। और अगर हम ये नहीं करेंगे तो इतने रिएक्शनरी हो जाएंगे कि ये भूल जाएंगे कि हमने उनके साथ ज़िंदगी में और कितनी नेकियां की, ये बात इनको याद रहेगी। तो इनकी 10 निशानियों में से अगर कोई से 4 निशानियाँ पूरी कर दे तो कहा जाता है क्लासिकली इसका शिकार हो गया। और हमारे यहाँ जो पाकिस्तान में हमने देखा है, जो हमारी रिसर्चेज हैं, कि यहाँ पर अमूमी तौर के 5 से 6 निशानियाँ पूरी करने वाले मौजूद हैं। अमेरिका में कहते हैं 6% हैं। लेकिन सच बात यह है कि वहाँ बताते नहीं हैं, तो कहा जाता है कि 10 से ज़्यादा हैं। तो जब आपके प्रोग्राम को भी पता चला तो मैंने चेक किया, मैंने कहा जरा पाकिस्तान का चेक करें। तो पाकिस्तान में जिन लोगों ने रिसर्च की उनका ख्याल है कि 15% लोग हैं जो एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन हकीकत में 25+ हैं।
अब इतने परसेंट जब होंगे टॉक्सिक पेरेंटिंग करेंगे तो डेफिनेटली वो बच्चों की जिंदगी तबाह कर देंगे। और वो जब बच्चे माँ बाप बनेंगे, वो कितने सोचिए, वो किसी रिलेशनशिप में जाएंगे तो वो यकीन कितने नहीं करेंगे, वो नार्सिसिस्ट कितने होंगे। नार्सिसिस्ट होंगे, खुद से प्यार करेंगे, किसी की बात नहीं सुनेंगे। अगर बीवी है तो मियाँ के साथ नहीं अच्छी रहेगी, अगर मियाँ है तो वो बीवी के ऑपोजिट साथ हो जाएगा उसका। भाई बहन, इतनी जेलसी हो जाती है कि भाई बहन से, बहन बहन से, भाई भाई से Oh बात my नहीं करते। God. और इसमें जो सबसे अहम रोल है ना मरीबा, वो है इनेबलर्स का। इनेबलर की टर्म याद रखिए, अच्छा। ये वो होते हैं जो उस नार्सिसिस्ट को नार्सिसिस्ट बनने और मेंटेन रखने में मदद करते हैं। वो कौन है? वो जो बार बार उनकी तारीफ करके कहते सर कमाल है, सर आपने तो जो किया सर कमाल ही हो गया, ये जो आपने गुफ्तगू की, ये जो आपने कपड़े पहने, ये जो आपने कप से चाय पी है, ये जो आपने अभी शेर सुनाया, ये जो आप चल कर आए हैं, सर आपका चलना बोलना उठना खाना पीना सर एक्स। ये जो इनेबलर्स होते हैं, अच्छा। ये कभी भी नार्सिसिस्ट को नीचे नहीं आने देते। इन्होंने एक पौड़ी चढ़ा के, इसको एक सीढ़ी चढ़ा के ऊपर रखना होता है ताकि उनको फायदा मिलता रहे। जब तक इनेबलर्स पास रहेंगे, बल्कि एक बड़ी मजे की मैं आपको बताता इनको हूँ, पहले टीसी करने वाले भी कहते टीसी हैं करने ना। वाले। मैं अब उन्हें इनेबलर्स कह दिया है तो वो वही है ना। हमारे एक रिलेटिव हैं, मैं आपको बड़ी मजा टर्म बताता हूँ। अच्छा। वो गांव के लंबड़दार थे। हाँ। उन्होंने 2 बंदे रखे हुए थे। अच्छा। वो सिर्फ इस काम के लिए। अब वो कहते क्या थे, मिसाल के तौर पे उन्होंने कोई बात की, आपको कोई बात की है। अच्छा। अब वो दोनों बंदे खड़े से कहते थे, हाँ भाई मुनीर केकने, उनकी जुबान में केकने का मतलब भी कैसी बात की मैंने। अच्छा। हाँ भाई मुनीर केकने, मुनीर कहता था भाई एकने जकने तय कहें, यानी भाई जैसे आपने कहा है वो बिल्कुल ठीक कहा वाह, वाह, है। वाह, अच्छा, क्या वो बात 2 बंदे जो थे वो सारा दिन ये कहते ये कहते भाई एकने जकने तय कहें। उसने फिर कहना कैसी बात की मैंने, भाई एकने जकने तय कहें कि आपने कमाल कर। अच्छा, वो दोनों थकते नहीं थे जुमला Oh my बोलते। God. और बाई जो थे, यानी कि वो जो बाई कहते हैं हमारे इज्जत से बड़े को, वो जो बाई थे वो उनको इस बात पे रोजाना शाम को हज़ारों रुपया देता था कि इन दोनों ने आज बेहतरीन रोल निभाया। वाह, 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 अच्छा, क्या वो इनेबलर्स कहलाते हैं। तो इनेबलर्स जब जिंदगी में ज्यादा हो जाते हैं तो फिर ये लोग कभी ठीक नहीं होते। काशिफ साहब, हमें एक कॉलर ने ज्वाइन किया है, हमजा उनका नाम है, समनाबाद लाहौर से उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम हमजा। वालेकुम अस्सलाम मैडम, डॉक्टर काशिफ साहब से बात करना चाह रहा हूँ। जी जी, जी। अब्बाबिल मेरा नाम है सर। सर आप बड़ा अच्छा जो है ना वो प्रोग्राम कर रहे हैं, बड़ी अच्छी गुफ्तगू कर रहे हैं। सर मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जैसे कि आपने कहा है कि अगर कोई जो शोहर है अगर वो खुद पसंदी का शिकार होगा या नर्गिसियत का शिकार होगा तो वो सर बीवी के लिए मसला बन जाएगा। इसी तरह अगर बीवी नर्गिसियत का शिकार होगी तो वो मसला बन जाएगी दूसरे शरीक आदमी के लिए। तो सर अगर दोनों ही नर्गिसियत का शिकार हों तो क्या इन दोनों का आपस में अगर शादी कर लें तो क्या ये कामयाब जोड़ा बन सकता है? इस हवाले से रहन भाई बता दीजिएगा। ठीक है जी, बहुत अच्छा शुक्रिया हमजा समझावत साहब, थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन किया। मैंने अभी पहले बताया कि अगर दोनों इसका शिकार हों तो बहुत जल्द दोनों की इलादगी इसलिए हो जाएगी कि दोनों बहुत डिमांडिंग हो गए हैं, दोनों बहुत रिएक्शनरी हो गए हैं, दोनों बहुत टॉक्सिक हो गए हैं, वो कभी एक जगह रह नहीं सकेंगे। दूसरी बात यह है कि इन केस अगर किसी वजह से सोशल प्रेशर की वजह से उनको इकट्ठे रहना भी पड़ जाए, उनकी औलाद में 62% चांसेस हैं कि इनसे भी ज्यादा नार्सिसिस्ट पैदा होंगे। सो अगर दोनों इस तरह के मिल गए हैं तो कोशिश करनी चाहिए ऐसी शादी बिल्कुल भी ना करें। बल्कि आपको मैं बताता हूं कि अमेरिका में तो, मैं क्योंकि वहां रहा हूं, पढ़ता भी रहा हूं, अमेरिका में तो अगर उनको ये पता चल जाए कि कोई शख्स मेल या फीमेल नार्सिसिस्ट है तो उसको औलाद पैदा करने से रोक दिया जाता है। इन केस अगर उनकी औलाद हो चुकी हो पैदा तो उसको बाकायदा ले लिया जाता है, उसकी अलग तरबियत की जाती है ताकि ये बच्चा या बच्ची जो है नार्सिसिस्ट पैदा ना हो। तो जो इन्होंने बात की कि अगर दोनों नार्सिसिस्ट हैं तो फिर दरअसल एक तीसरे की जरूरत है उनको समझाने के लिए, क्योंकि वो दोनों इनेबलर भी बन गए एक दूसरे के और नार्सिसिस्ट तो हैं ही हैं वो। लिहाजा उनको बाहर से सेल्फ टॉक करके उनसे बात करके समझाए उनको। अब इनको समझाना बड़ा मुश्किल काम होता है, उसके लिए एकदम से कभी भी उनकी तारीफ करना छोड़ना नहीं चाहिए, जो अहम बात है। इसलिए कि जब आप साइकोलॉजिकल किसी पेशेंट या क्लाइंट को अचानक से सडनली तारीफ करना छोड़ देते हैं तो उसकी सेल्फ स्टीम बहुत लो हो जाती है। दूसरा, वो डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। अब आपको पता भी है कि आप गलत कर रहे हैं, लेकिन आपने इसलिए तारीफ करनी है ताकि वो सेल्फ टॉक के लिए तैयार हो जाए, आपसे बात करने को तैयार हो जाए। तो जब आप बात कर रहे हो उसमें भी आपने कुछ चीज़ों की तारीफ करते रहना है, चाहे वो हो या ना हो, सो दैट कि वो एंगेजिंग रहे आपके साथ, कनेक्टेड रहे उनके साथ। अदरवाइज इस बीमारी के साथ डिप्रेशन इतना ज़्यादा आम है
कि 90% चांसेस हैं अगर आप नार्सिसिस्ट हैं और आपको अपने मतलूबा रिजल्ट नहीं मिला दूसरों से तो आप डिप्रेशन का शिकार हो जाएंगे, फिर आप मेडिसिन पे भी लग जाएंगे क्योंकि डिप्रेशन इरिवर्सिबल है, विदाउट मेडिसिन नहीं है। अच्छा, एक बात और मैं बताता हूँ सुनने वालों को कि ये एक ऐसी बीमारी है नार्सिसिज्म जिसका इलाज दवाई में नहीं है। दुनिया की कोई दवाई इसका ट्रीटमेंट नहीं करती। फिर किस में है? बिल्कुल, जैसे मैंने कहा सेल्फ टॉक, अच्छा। साइकोथेरेपी, में तरबियत, घर का माहौल, लाइफस्टाइल तब्दील करना, अपना खाना तब्दील करना, अपना लिबास तब्दील करना, अपने दोस्त तब्दील करना, इनेबलर्स को चेंज करना, अपने माहौल को तब्दील करना, इसके अंदर इसका इलाज ये है। सारा कुछ तब होगा ना काशिफ साहब जब वो एक्सेप्ट करेंगे पहली बात, कि वो नार्सिसिस्ट पर्सनालिटी डिसऑर्डर का शिकार हो चुके हैं, जब वो खुद चाहेंगे कि मैं इस डिसऑर्डर से बाहर निकलूं, तब ये चेंज हो सकता है, अदरवाइज नहीं हो सकता है। सबसे पहले एक्सेप्टेंस आती है, एक्सेप्टेंस नहीं होगी तो कुछ भी नहीं होगा। तो काशिफ फराज साहब हमारे साथ मौजूद थे। काशिफ साहब, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। नार्सिसिस्ट पर्सनालिटी के हवाले से हम बात कर रहे थे, कुछ ख़वातीन के हवाले से आज हमने ये सेगमेंट रखा है, और उन ख़वातीन के लिए जो कि घर में कामकाज में बहुत ज़्यादा मसरूफ़ रहती हैं, और इस गर्मी में ऑब्वियसली घर के काम भी करने और फिर बाहर भी जो कि वर्किंग लेडीज़ हैं उनके लिए तो और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है इस गर्मी में अपना ख्याल रखना। तो अपने ख्याल रखने के लिए एक तो आपने अपनी ग़िज़ा का ख़ास तौर पर ख्याल रखना है कि इस गर्मी से बचने के लिए मशरूबात का इस्तेमाल करें, ऐसी ड्रिंक्स का इस्तेमाल करें जो कि आपको डिहाइड्रेट होने से बचाएं, रिफ़्रेशिंग भी रखें। और दूसरा, ऐसी कौन सी ग़िज़ाओं का इस्तेमाल आप कर सकते हैं जो कि आपके स्टमक के ऊपर भी भारी ना पड़े और गर्मी से भी बचाए, आपके बॉडी टेम्परेचर को भी मेंटेन करे, उस पर भी बात करनी है। और साथ ही साथ अपने आप को बेहतर करने के हवाले से या फिर अपने आप को फ़िट रखने के हवाले से बहुत ज़रूरी है कि आप एक्सरसाइज करें, हल्की फुल्की एक्सरसाइज कर ले। आपको नहीं जाना पड़ेगा जिम। आज हम आपको वही एक्सरसाइज बताएंगे कि अगर आप जिम नहीं जा सकती हैं, आप घर पे रहना पसंद करती हैं और इजाज़त भी नहीं किसी कई ख़वातीन को मिलती है, तो उनके लिए आज का ये सेगमेंट ख़ास तौर पर है कि आप घर पर रह के किस तरह अपने आप को फ़िट रख सकती हैं, आपकी बॉडी किस तरह फ़िट रहेगी, आपको बेली फैट है अगर वो आपने किस तरह कम करना है, वो आज हमने आपको बताना है और लाइव डेमो करके भी आपको बताएंगे। और अगर कोई भी आपका सवाल है, आप पूछना चाहते हैं हमारे एक्सपर्ट से, आप नीचे नंबर भी लिखा हुआ आ रहा होगा, आप उस पर हमसे रब्ता भी कर सकते हैं। तो आज हमारे साथ अना ताहिर मौजूद है जो कि फ़िटनेस ट्रेनर हैं। वो हमें बताएंगे कि हम घर पर रह के किस तरह की एक्सरसाइज कर सकती हैं और वो करके भी दिखाएंगे। ना आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में, कैसी हैं आप? ठीक है। और इसके साथ साथ डॉक्टर आयशा खालिद ने भी हमें ज्वाइन किया है जो कि क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट एंड डाइटिशियन है। तो उनसे हम पूछेंगे कि इस गर्मी का तोड़ क्या है, वो रिफ़्रेशिंग ड्रिंक्स की सूरत में भी हो सकता है या हमने किस तरह के फूड्स इंटेक करने उसकी सूरत में भी हो सकता है। डॉक्टर आयशा, आपको भी वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में, कैसी हैं आप? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। तो सबसे पहले डॉक्टर आयशा, अगर आपकी तरफ आओ, तो ये इतनी गर्मी पड़ी, ऊपर से हीट वेव भी है, तो इसमें हमने अपने आप को किस तरह रिफ़्रेशिंग रखना है, उसके लिए क्या क्या चीज़ों का इंटेक करना चाहिए हमें? बेसिकली हाइड्रेशन लेवल्स इम्पॉर्टेंट हैं। हमें हमारे यहाँ पे एक चीज़ का बहुत मामूल है कि हम पानी या हाइड्रेशन लेवल्स पे तब कंसंट्रेट करते हैं जब हमें महसूस होता है कि गर्मी लगी तो पानी पिया। सर्दियों में भी यही प्रैक्टिस होती है कि हम पानी इनफ नहीं पी रहे होते, बिकॉज हमें लगता है कि चूंकि हमें वो थर्स्ट की एक अर्ज नहीं है, सो वी डोंट। सो हाइड्रेशन लेवल्स को हर मौसम में यकीनी बनाना ज़रूरी है, वो बैलेंस। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पे मैं करेक्ट करूँगी, इट हैज़ नॉट जस्ट गॉट टू डू विद द वॉल्यूम इन योर ब्लड। जो हाइड्रेशन लेवल पानी का या जो एक क्वांटिटी है ना पानी की, उससे नहीं, इसका बेसिकली आयरन कंसंट्रेशन से ताल्लुक़ है। यानी जो इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस आपने एक टर्म सुनी होगी, यानी नमकियात की कमी हो जाती वो है। क्या है, वो सिर्फ पानी की कमी नहीं है। बेसिकली जब नमकियात आपकी जो ब्लड के अंदर या सिरम्स के अंदर, ठीक है, वो उनका लेवल ठीक नहीं रहता, जो तनासुब होना चाहिए वो ठीक नहीं रहता, जिसका अफेक्ट क्या होता है कि आपकी बॉडी डिप्राइव हो जाती है एंड डिहाइड्रेशन हो जाती है। सो इट्स नॉट जस्ट द वॉल्यूम बट द कॉन्सेंट्रेशन। तो चीज़ें कौन सी हैं? आम चीज़ें, जैसे एक बात तो आपको पता है कि पानी पीना चाहिए। पानी की आप यकीन नहीं बनाएं कि आप पानी को इस्तेमाल करें, लेकिन कई लोग फितरी तौर पे उनको पानी रॉ फॉर्म में इतना पसंद नहीं होता। सादा पानी नहीं पिया जाता, वो कहते हैं हमसे। हाँ, सादा पानी नहीं पिया जाता फॉर वॉट एवर द रीज़न, ठीक है, ठंडा नहीं पिया जाता या गर्म नहीं पिया जाता। तो वो लोग क्या करें कि अगेन द इलेक्ट्रोलाइट, जो फूड जिनमें हमारे पास सोडियम है, पोटेशियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है,
इन सबको यकीनी बनाएं विद अदर विटामिन्स एंड मिनरल्स, जैसे विटामिन के, विटामिन सी और ये सारी चीज़ें। अब ये है किन किन चीज़ों में। और अच्छा, अब जैसे चलिए ये चीज़ें पे बात करते हैं। अब जैसे आपने इलेक्ट्रोलाइट्स की बात की है, वो भी इम्बैलेंस हो जाते हैं। हमारे यहाँ पे यूजुअली ये कहा जाता है कि अगर इस तरह का प्रॉब्लम हो रहा है तो ORS पी लो, या फिर सिकंजवी पी लो, लेमन वाटर पी लो, या फिर ऐसी चीज़ें पी लो जो कि आपके इलेक्ट्रोलाइट्स को बहाल करे। तो ORS या नींबू पानी, ये चीज़ें पीना, ये हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स को बहाल करते हैं। बिल्कुल बहाल करते हैं, लेकिन आप ये कह सकते हैं कि वो एक होता है ना लास्ट रिजॉर्ट किसी चीज़ का। ORS वगैरह की तरफ हम जाते हैं जब फौरी यानी यू नो वी वांट क्विक एक रैपिड एक्शन। ठीक है। उससे पहले की जो स्टेज है या सिचुएशन है, जो प्राइमरी तौर पर हमें यकीनी बनाना है, वो बनाना है कि हमें कम से कम 8-10 ग्लास पानी पीना है। वो फिर भी ज़रूरी है। ठीक है। मौसमी फल का इस्तेमाल करें, सब्जियों का इस्तेमाल करें, देन उनके जूसेस का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे वाटरमेलन आजकल मौसमी है, और हमारे यहाँ पे एक अनफॉर्चुनेटली प्रॉब्लम ये है कि वो मिथ्स जो प्रिवेल करना स्टार्ट हो जाती हैं कि उसको टीके लग रहे हैं, फलाना और उससे लोग डर जाते हैं। विच इज़ अगैन आई वुड निगेट दैट। ऐसी कोई बात नहीं है, आप इस चीज़ से भी बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं। आप वाटरमेलन का इस्तेमाल करें, उसमें कैल्शियम है, उसमें पोटेशियम है, उसमें विटामिन के है, उसमें विटामिन सी है। इट हैज़ so much so कि कूलिंग इफेक्ट ऑन योर बॉडी। ठीक है। सो इट्स वेरी गुड। लेकिन वाटरमेलन के साथ भी कुछ मिथ्स रिलेट की जाती है ना, जैसे कि अगर आप जबकि ये बहुत अच्छा वाटरमेलन fruit है। खा रहे हैं, तरबूज खा रहे हैं, तो आपने उसके ऊपर पानी नहीं पीना। ये कितनी मिथ है या इसमें हकीकत कितनी है, उस पर बात करेंगे। अभी अना की तरफ चलते हैं। अना, कैसी हैं आप? ठीक है अना, कैसे क्या आजकल जिस तरह की सिचुएशन चल रही है, दूसरा ख़वातीन जो है बड़े परेशान भी है। एक तो गर्मी है, दूसरा अपने वज़न से भी परेशान हो जाती हैं, और दूसरा कहती है हम जा भी नहीं सकते हैं, घर से बाहर भी नहीं निकल सकते हैं, जिम भी नहीं जा सकते, तो हमें ऐसी एक्सरसाइज बताएं जो कि हम घर में इजीली कर सकें। तो आज आप हमें किस तरह की एक्सरसाइज करना सिखा रही हैं? आज जो मैं एक्सरसाइजेस लेके आई हूँ वो बॉडी के मैंने 3 पार्ट्स पे ही काम बताऊंगी। जैसे आर्म्स हैं, हमारे लेडीज़ के बहुत सारे प्रॉब्लम आता है बाइसेप पे, बाइसेप हाईवी होती हैं, या टमी होता है, या थाई होते हैं। ये 3 जो है हमारे पाकिस्तानी लेडीज़ का, ये 3 पार्ट्स पे जो है ना बहुत ज़्यादा इश्यूज आ रहे होते हैं कि जी हमें ये कम करने हैं। तो आज हम थोड़ी सी एक्सरसाइज इस पर बता देंगे। और दूसरा ये कि बहुत सारे लोग अब इस चीज़ को भी देख रहे हैं कि हमने जिम, एक तो मौसम की वजह से नहीं आ रहे, दूसरा ये कह रहे हैं कि भी हमें तो वैसे ही इतनी स्वेटिंग हो रही है, तो हमें जिम जाने की क्या ज़रूरत है। तो स्वेटिंग के साथ फैट का बर्न होने का कोई लिंक नहीं है। फैट तभी बर्न होगा जब आप अपनी बॉडी पे एफर्ट करेंगे। तो अब मैं थोड़ी सी एक्सरसाइजेज बता देती हूँ। चलें जी, फिर हम एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं कि अना हमें आज एक्सरसाइज खास तौर पर करना सिखा रही हैं। एक तो अगर आपको लोअर बेली का फैट है तो उसका है, बाइसेप्स का है, या फिर थाइस का मसला है, तो उसके हवाले से आज आप हमें बता रही हैं। मैंने बहुत सारी एक्सरसाइजेस को जो है ना मर्ज करके एक चूजी से एक्सरसाइजेस निकाली हैं जो इजी से जो है आप कर सकते हैं। और ये घर में आराम से कर सकते हैं। और अगर आप जिम नहीं जा सकते, बेस्ट है कि आप जिम जाएं। जिम नहीं जा सकते क्योंकि वहाँ पे मशीनरीज होती है, आप कार्डियो के साथ जो है मशीनरीज को भी यूज़ करें तो ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आता है। इनकेस अगर आप नहीं जा सकते मौसम की वजह से या कोई भी प्रॉब्लम है, तो उसमें अगर आप यही एक्सरसाइजेज जो मैं अभी आपको डेमो देने वाली हूँ यही कर लेंगे तो आपको 100% रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, ठीक है। लेकिन इस पे आपने ये देखना है, ये नहीं कहना कि अभी 1 वीक के बाद आप स्केल पे चले जाओ, ये हमारा वेट नहीं जा रहा या हमारे आर्म्स नहीं मेजर करने शुरू हो जाए। नहीं, ऐसे नहीं है। कम से कम 1 मंथ के बाद आपको जो है इसका रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। ठीक है। और सबसे पहले आपने जब स्टार्ट करना है तो अपने वार्म अप से स्टार्ट करना है। हमेशा जो है अगर आप जिम जाएं या आप घर में एक्सरसाइज करें, आपने फर्स्ट ऑफ ऑल जो है अपने वार्म अप से स्टार्ट करना है। ठीक है। बॉडी को टैप करते हुए अपर साइड। ठीक है। 1 2 आप 10 की 10 रैप्स और 3 सेट 3 सेट्स कर सकते हैं 10 रैप्स की। ठीक है। हम जब बॉडी को वार्म अप करते हैं हमारी बॉडी को मैसेज मिलता है कि अब हम पे काम होने लगा है। ओके। अच्छा, वार्म अप बड़ा ज़रूरी है फर्स्ट ऑफ ऑल। और ये वार्म अप के बगैर जब कोई भी एक्सरसाइज डायरेक्ट शुरू कर लेता है तो वो इंजरीज होने के चांसेस होते हैं, क्रैम्प्स ज़्यादा आपको वर्सफेयर किस्म के क्रैम्प्स पड़ जाते हैं। ठीक है। ठीक है। बैक स्ट्रेच करेंगे और डाउन टो टच। ओके। अगर आपके टो पे नहीं टच हो रहे यहाँ तक है, सो के आप 10 रैप्स तक जब जाओगे तो आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। साइड्स क्रॉस करके
डाउन, स्ट्रेच, ओके। अदर साइड। ये आपने 10 टाइम्स करना है इसको। अच्छा, ये देखने वालों को ये भी बता दें कि ये वार्म अप हो रहा है, अभी ये warm up एक्सरसाइज हो नहीं रहा हो रही है। उनको लगे कि शायद यही एक्सरसाइज है और ये करके हमने बस कर देना है। नहीं, ये जस्ट वार्म अप है। ओके, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब हम स्टार्ट करते हैं आर्म्स के। ठीक है। आर्म्स की एक्सरसाइज सबसे कुछ पहले भी हम स्टार्ट आप ले लें, आप घर में बॉटल्स तो होती हैं। हाँ, ये वाली bottles must तो हमारे होती घर में हैं। होती हैं, ठीक है, exactly। जरूरी नहीं है कि डंबल हो, ये 2.5 सकते हैं, 250 ml हो हाँ, गए, आई हाँ, थिंक सो, हाँ। तो इनफ है। ठीक है, ठीक मतलब है, अगर आपके पास beginners के लिए डंबल्स नहीं है ना तो आपके नहीं पास है। ये ये बॉटल्स बहुत है तो अच्छा- आप इसके साथ ही अपनी एक्सरसाइज कर सकते हैं। बहुत ठीक अच्छा है, well डंबल्स good। का काम करेंगे। ठीक है, हम आपसे फर्स्ट स्ट्रेट अपने रिस्ट को अपने शोल्डर हाइट पे रखना है। ओके। ठीक है, और जैसे हमारे जिम में बटरफ्लाई होती है, इसको आप ओके। बैक पे जाके स्ट्रेच करोगे, स्ट्रेच है। करोगे विंग्स को। 3 सेट 10 रैप्स। ठीक है, डाउन टू अप, डाउन अप, और ठीक इसमें है। आपने चिन को अप रखना है। ठीक है, ओके। अब हैमर करेंगे, इसको इस तरह से पकड़ लेंगे ग्रिप के साथ, नाउ बैक। ओके, एक ये आपके चेस्ट पे भी वर्क करेगी, जिन लेडीज़ के इश्यूज होता है कि जी चेस्ट बहुत सैगी है और लूज है, इसके लिए भी और ये आपके आर्म्स पे भी जो है ना आर्म से affect बाइसेप करेगी। पे भी आपके ठीक है। वर्क होगा। ओके। ठीक है, ये अब 3 स्टेप हो गए इसके। अब हम वर्क करते हैं इस पे फ्रेम। यहाँ पे बहुत सारी लेडीज़ को फैट होता है यहाँ ओके, पे, ठीक इसके है। लिए आप इसको डाउन, टच, सेम ये 3 आपने सेट और 3 सेट 10 करने हैं reps। 10 reps के साथ। ठीक, मतलब 30 ईच आर्म हो जाएंगे आपके। ठीक है, ठीक है। ओके। चले जी, इस तरह के बैंड्स मिलते हैं। ठीक है। अच्छा, इस तरह के बैंड्स मार्केट से इजीली मिल अच्छा, जाते हैं। ये अगर इनको क्या नहीं कहते हैं, है, एक्सरसाइज वाले ये बैंड्स? एक्सरसाइजेस हैं। हाँ, ये ओके। योगा बैंड्स होते हैं। ओके, ठीक योगा है? बैंड्स हाँ, होते हैं। आप ठीक है। इजीली मिल जाते हैं। अगर ना मिले तो आपको अभी स्टॉलर्स वगैरह भी यूज हाँ, कर सकते ठीक है, हैं। ठीक है, ओके। ओके। आप इसको स्ट्रेच करोगे बैक साइड पे, फ्रंट डाउन। ये आपके शोल्डर्स और आपके आर्म्स को दोनों को कवर करेगा। ठीक है। ठीक है, सेम 10 रैप्स और 3 ओके, सेट। हम चाहेंगे ठीक है? क्विकली कि आप ना अब लोअर बैली की तरफ भी आएं। ओके, अब थोड़ी सी हम फ्लोर एक्सरसाइजेस की तरफ आ जाते हैं। ठीक है। इसमें मैं आपको सिर्फ 3 स्टेप बताऊंगी, 3 स्टेप, उसी को आप फॉलो करेंगे, जिसमें आपके लोअर बेली और आपके थाइज जो है थाइज ना आ वो जाएंगे। भी आपके सारे ठीक उसमें है, हो जाएंगे। आपने 3 सेट करने इस तरह से कि ठीक है। आप एंकल टच, ओके, लेग स्ट्रेट, है। वापस आएंगे, क्रॉस, नाउ स्ट्रेट लेग। ओके, ये काउंट में 1 होगा। 3 ठीक स्टेप है। करके 1, फिर आप एंकल टच, साइड क्रॉस, स्ट्रेट लेग, ये आपका सेट हो जाएंगे। और आप उसके बाद ब्रीथ करते हुए थाई रेस करेंगे, थाई के ऊपर हाथ रख के रेस करेंगे अपर साइड ओके। पे। ठीक है, और इसी तरह से आप फिर टो टच कर लेंगे। ठीक है। ये वाली जो अना करके दिखा रही है ये आपकी थाइज के लिए भी है और Thighs के लिए एज भी वेल है। एज फॉर योर हाँ। लोअर बैली। हाँ, और ठीक है। थाई के लिए आप क्लॉकवाइज फ्रॉक किक कर सकते हैं। ओके, ठीक है, अगर आप इस तरह नहीं कर सकते, आप वॉल पे हाथ रख लें और इजीली कर सकते अगर हैं। आपका बैलेंस नहीं होता है बैलेंस तो सेट ठीक नहीं है। है तो ठीक है। साइड किक, बैक किक, ये हर चीज़ आप वॉल पे हाथ रख लें और इस तरह से 10 के 30 रैप्स। ठीक है, ये आप कर सकते हैं। और हाथ रखें यहाँ से, आपके ये साइड्स और आपके थाई और इनर थाई, ये सारा जो है इसमें कवर होगा। ओह वाओ, ठीक है, ये चीज़ 10 रैप्स, 3 सेट। ठीक है, ठीक है। और लाइक क्रॉस, इन्हीं को आप फॉलो कर लें तो आपको 1 मंथ में आप खुद फील करोगे कि यार मेरी बॉडी को फ़र्क पड़ रहा है। कि आपकी जो बॉडी है ना वो टोनिंग की तरफ जा रही है। बिल्कुल, टोन शुरू हो और जाएगी। हाँ, वो टोन होना शुरू हो जाती है। इसके ऊपर आप अमल दरामद कर लें और अगर आपको लग रहा है फिर भी आपसे नहीं होता है तो फिर आपको जिम ज्वाइन करनी पड़ेगी। फिर आप जिम जाएंगे तो आपको कुछ होगा, वरना घर पे आप बैठ के कुछ नहीं कर सकती। और ये जो हम लोग के दिमाग में ये होता है कि जनाब हम घर के काम कर रहे हैं, हमारा इतना पसीना निकल रहा है तो शायद हमारा फैट भी लॉस हो रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये खुश फहमियाँ हैं हमारी जो हम पाल रहे होते हैं। तो ये एक्सरसाइज करें और जो डॉक्टर आयशा ने हमें बताया है कि कौन सी ड्रिंक्स आपको पीनी चाहिए,
इस गर्मी से बचने के लिए, ताकि इलेक्ट्रोलाइट्स भी हमारे बहाल रहें, लेथार्जिक फील होती है हमें, वो भी ना हो और डिहाइड्रेशन की तरफ भी हम ना जाएं। तो इसके ऊपर हम बात कर रहे थे। अना ताहिर हमारे साथ मौजूद थी। अना, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग कि आप आई और हमें डेमो भी दिया कि हमने किस तरह घर में एक्सरसाइज करनी है। डॉक्टर आयशा खालिद ने भी हमें ज्वाइन किया था। डॉक्टर आयशा, थैंक यू सो मच कि आप भी आई। और यहाँ पर ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, अब कुछ हीट वेव के हवाले से बात करते हैं और ख़ास तौर पर जो बच्चे स्कूल जा रहे होते हैं, क्योंकि हीट वेव का ख़दशा भी है, बाहर गर्मी भी बहुत ज़्यादा है, टेम्परेचर इंक्रीज़ करता जा रहा है। तो जो बच्चे स्कूल जा रहे हैं उनको हीट वेव से कैसे बचाना है, उस हवाले से एक पैकेज तैयार किया गया है। आइए सबसे पहले वो देख लेते हैं। हम सुनते थे मई का आन पहुंचा है महीना, बाहर चोटी से एड़ी तक का पसीना, जिस्म को झुलसा देने वाली धूप, बेतहाशा पसीने का खराज और गर्म हवा की झक्कड़। शायद इसी मौसम के बारे में कहा गया था कि गर्मी ऐसी कि जब चील भी अंडा छोड़ देती है। याद रहे कि महकमे मौसमियात के मुताबिक जून में भी गर्मी की शिद्दत की ऐसी ही सूरत हाल बरकरार रहने का इम्कान है। NDMA के मुताबिक हीट वेव मई के महीने में और 1 जून में आने की पेशगोई की गई है। इन दिनों जब मुल्क के तूलो अर्ज में शदीद गर्मी पड़ रही है और मजमूई दर्जा हरारत में 4 से 6 डिग्री सेंटीग्रेड का इजाफा सामने आ रहा है, ऐसे में अगर आपका बच्चा चिड़चिड़ा हो जाए या सर दर्द की शिकायत करे तो इस बात को हरगिज हल्का ना लें, क्योंकि ये इस बात की पहली अलामत हो सकती है कि आपका बच्चा गर्मी की थकावट यानी हीट एक्सॉस्टन का शिकार हो गया है। पाकिस्तान के बेशतर हिस्सों में इस गैर मामूली गर्मी के बायस मामूलाते जिंदगी तो शायद मुतासिर हो रही है, लेकिन अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो आपको उनका ध्यान ऐसे में और भी ज्यादा रखना होगा और उन्हें गर्मी के असरात से बचाने के लिए चंद बातों पर कड़ी नजर भी रखना होगी, ताकि गर्मी की थकावट उन्हें बीमार ना कर दे। आज हम नौज़ायदा बच्चों से लेकर स्कूल जाने वाली उम्र तक के बच्चों को गर्मी लग जाने की अलामात और इसकी एहतियात के साथ मुफीद ग़िज़ा के बारे में भी बात करेंगे। गर्मी की शिद्दत के तनाजुर में सबसे पहले बात कर लेते हैं बच्चे में आने वाली उन अलामात की जिन पर इन दिनों कड़ी निगाह रखने की जरूरत है। चिलचिलाती गर्मी के दौरान अगर आपको महसूस हो कि आपका बच्चा अचानक या खामख्वाह चिड़चिड़ा हो जाए, बच्चे का बदन गर्म हो जाए यानी जिस्म का दर्जा हरारत बढ़ जाए, दिल की धड़कन तेज हो जाए, बच्चे को चक्कर आए या पसीना मामूल से ज्यादा आए और बच्चा खाने से भी इनकार करे, तो ये वो अलामात है जिनको देखकर आप जान जाएं कि बच्चा गर्मी की थकावट का शिकार हो गया है, जो बुनियादी तौर पर हीट स्ट्रोक से पहले की कैफियत है। इस कैफियत को जानकर आप चंद बातों पर फौरी अमल करके बच्चे की सेहत को बड़े खतरे से दूर रख सकते हैं। नौज़ायदा और चंद माह के बच्चे क्योंकि अपनी कैफियत और एहसासात को अल्फाज में बयान नहीं कर सकते, तो ऐसे में उनके मामूलात में तब्दीलियों पर निगाह रखें। अगर आप बच्चे की उम्र 6 माह तक है और वो गर्मी का शिकार हो गया है, तो वो बच्चा चिड़चिड़ा और बेआराम होगा, वो नींद पूरी नहीं लेगा, इसका जिस्म गर्म होगा। ऐसे में सबसे पहले उसको आरामदेह हालत में लाएं और बच्चे के जिस्म का दर्जा हरारत मामूल पर लाने की कोशिश करें। बच्चे को गर्मी लगने की सूरत में फौरी तौर पर इसको पहनाए गए कपड़े कम से कम कर दें। अगर बच्चा छोटा है और ब्रेस्ट फीड यानी कि माँ का दूध लेता हो तो उसको बार बार फीड करवाया जाए ताकि पानी की कमी ना हो और जिस्म का दर्जा हरारत मामूल पर लाने में मदद मिले। बच्चे को ढीले, हवादार और कॉटन के कपड़े पहनाएं। बच्चे को हवादार कमरे में मुंतकिल करें, पंखा चला दें, खिड़कियां खोल दें। बच्चे को नहलाएं या ठंडे पानी की पट्टियां जारी रखें। अगर बच्चे की उम्र चंद माह है और वो माँ के दूध के अलावा ग़िज़ा लेता है तो बच्चे को पानी पिलाएं और बेहतर है कि नमक और चीनी मिला पानी या फिर ORS पिलाया जाए ताकि इसमें नमकियात की कमी ना हो पाए। डॉक्टर्स के मुताबिक गर्मी के मौसम में बच्चों को दिन में कम से कम एक बार जरूर नहलाया जाए और इसका बेहतरीन वक्त 10 बजे दिन से शाम 4 के दरमियान है, ताकि दिन के गर्म मौसम के दरमियान बच्चे को ठंडा और आरामदेह हालत में रखा जा सके। अब बात करेंगे उन बच्चों की जो स्कूल जाते हैं, यानी लगभग 4 साल से लेकर 12 साल तक के बच्चों की। पाकिस्तान में इन दिनों बहुत से स्कूलों में बच्चों के समाही इम्तिहानात का सिलसिला भी जारी है, जिसमें स्कूल आने जाने के दौरान बच्चों को गर्मी नुकसान पहुंचा सकती है। इसलिए डॉक्टर्स की चंद तजावीज़ ये हैं। पहली कि बच्चों को पानी ज्यादा से ज्यादा पिलाया जाए और पढ़ाई के दरमियान वक्फे या आराम का वक्त भी दिया जाए ताकि वो थकावट से बच सकें। स्कूल जाने वाले बच्चे
टाइट कपड़े ना पहनाए जाएं, धूप से बचने के लिए टोपी, धूप का चश्मा, छतरी का इस्तेमाल करें। वैन या पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर जाने वाले बच्चों को गुंजाइश से ज्यादा भरी गाड़ी में ना बिठाएं और हवा के गुजर का ख्याल रखा जाए ताकि जिस्म का दर्जा हरारत कंट्रोल रहे। माहिरीन के मुताबिक बच्चों को मौसमी फल का जूस क्यूब्स की सूरत में जमा कर दें, तो इस तरह जब वो बच्चे खाएंगे तो उनको उसमें भी मजा आएगा। पानी की कमी भी नहीं होगी और बच्चों को विटामिन भी मिलेंगे। मौसम चाहे सर्द हो या गर्म, बच्चों की पानी की जरूरत बड़ों की निस्बत ज्यादा होती है और गर्म मौसम में ये जरूरत और भी बढ़ जाती है। लेकिन बच्चों की किडनी अभी इतनी मजबूत नहीं होती कि पानी को ज्यादा देर तक रोक सकें। तो जनाब, ये हीट वेव के हवाले से एक पैकेज तैयार किया गया था, ख़ास तौर पर छोटे बच्चों के हवाले से। तो जो एहतियातें आपको बताई हैं इस पैकेज के थ्रू, उसको ज़रूर अमल दरामद कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। आज एक ऐसी तकलीफ़ के बारे में हम बात करने जा रहे हैं जिसका नाम शायद आपने सुना होगा, लेकिन अक्सर लोग नहीं जानते हैं कि वो ख़ुद भी इसका शिकार हो जाते हैं। क्योंकि हमें बचपन से बताया गया है कि अगर नाक बंद है ना आपका और आंखों के इर्द गिर्द आपको बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है या सर भारी लग रहा है, तो बस ज़ुकाम होगा, आराम कर लो या फिर दवाई खा लो। लेकिन जब यही अलामात बार बार लौट कर आ रही हैं, लंबा अरसा रहें या सांस लेने में भी आपको मुश्किल होने लगे, तो फिर हो सकता है कि वो आम ज़ुकाम नहीं है आपको, बल्कि वो साइनोसाइटिस हो सकता है। लेकिन अब ये साइनोसाइटिस है क्या चीज़, कैसे पता चलेगा कि हमें भी ये हो रहा है, हम भी इसका शिकार हैं कि नहीं? और सबसे अहम बात कि क्या इसका कोई आसान और मुस्तकिल इलाज मौजूद है। आम तौर पर हम इसका इलाज दवाइयों या फिर एंटीबायोटिक से करते हैं। तो आज हमने इससे बात करनी है कि ये एक्चुअली में है क्या और इसका इलाज क्या हो सकता है, क्या एंटीबायोटिक्स खानी चाहिए या इसका और भी तरीका इलाज है। तो इस पर बात करने के लिए इस वक्त स्टूडियोज़ में हमारे साथ प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद राशिद ज़िया साहब मौजूद हैं। प्रिंसिपल अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज है, ENT कंसल्टेंट है। डॉक्टर साहब, आपको खुश आमदीद कहते हैं जागो लोहार में। कैसे हैं आप? ठीक है जी, बिल्कुल ठीक। डॉक्टर साहब, ये साइनोसाइटिस ये है क्या चीज़, क्या बीमारी है? मतलब ज़ुकाम तो हर किसी को हो रहा होता है, ये प्रॉब्लम के जी ज़ुकाम हो गया, नाक बंद हो गया, आँखों में दर्द बहुत ज़्यादा होती है, तो हम कहते हैं जी दवाई खा लें आराम से और ना थोड़ा सा आराम कर लें, सो जाएं तो आप ठीक हो जाएंगे। लेकिन ये बीमारी की शक्ल भी इख्तियार कर लेती है ये चीज़। जी बिल्कुल सही आपने कहा। साइनोसाइटिस नाक के साइडों पे ये इंसान अल्लाह मियाँ की बेहतरीन मखलूक है। हाँ। और इंसानी चेहरा समझें कि मास्टर पीस ऑफ गॉड है, वहाँ पे तख्लीक की इंतहा कर दी गई है। वाह वाह वाह। अब इंसानी जो स्कल है, खोपड़ी है, आँखों के ऊपर, आँखों के नीचे, ब्रेन की साइडों पे हवा के बड़े बड़े चैम्बर रखे हुए, ये ग्रीन बेल्ट्स हैं, ये हमें फ्रेश रखती हैं, ऑक्सीजन सप्लाई करती हैं, ये क्लीन एयर को आगे कंडक्ट करती हैं। नॉर्मली इनके अगर ये खुला है नाक, हमारा नाक 1 सेकंड के लिए भी बंद नहीं होना चाहिए। अच्छा। ऑक्सीजन के बगैर लाइफ नामुमकिन है। चंद मिनटों के लिए अगर बेबी, न्यूबॉर्न बेबी की नाक बंद होगी तो ही मे हैव वेरी सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस। ओके। जब वो बेबी नई दुनिया में आता है तो उसका क्राई करना इतना इम्पॉर्टेंट है, इट्स इग्निशन स्टार्ट ऑफ ए न्यू लाइफ, इतनी इम्पॉर्टेंट है। गला एक चंद सेकंड के लिए दबा दिया जाए तो फ़ौरन डेथ वाक़ हो जाती है। आप यूँ सोचिए कि नाक किसी का भी बंद नहीं होना चाहिए। पहला आज का टेक होम मैसेज ही ये होना चाहिए कि नाक को किसी सूरत में बंद ना होने दिया जाए। इसकी बहुत सिंपल सी टिप्स हैं। नाक जब भी फ्लू से, गला ख़राब से, साइनस इन्फेक्शन से, जिसको हम नज़ला ज़ुकाम बोल देते हैं, थोड़ी सी शिद्दत ज़्यादा होगी तो साइनस इन्फेक्शन चली जाएगी। ये हवा के चैम्बर जो नाक के ऊपर, आँखों की ऊपर, आँखों के नीचे, स्कल में जगह जगह हवा के चैम्बर रखे हुए हैं जो हमें फ्रेशनेस देते हैं, हमें डिलाइट रखते हैं, हैप्पी रखते हैं। अगर ये इसमें इन्फेक्शन चली, अव्वल तो जल्दी इन्फेक्शन जाती नहीं है, और अगर जाती है तो जल्दी ये ठीक नहीं होती। एक्यूट इन्फेक्शन की सूरत में बुखार होगा, चलना फिरना मुश्किल हो जाएगा, सर दर्द होगी, फेशियल स्वेलिंग होगी, सर दर्द होगी, बच्चा लड़ाई करेगा, बच्चा स्कूल, चिड़चिड़ापन हो जाता है आपको। तो ये वो शिद्दत वाली इलामात हैं जिनको फ़ौरन ही अवॉइड किया जा सकता है। लेकिन क्या ये साइनोसाइटिस है या फिर ये आम जुकाम है? जब भी सर दर्द होगी, बुखार होगा, हेडेक शुरू हो जाएगी और नाक बिल्कुल बंद हो जाएगा तो साइनस इन्फेक्शन लामहला हो चुकी है। ओके, ठीक है। एग्जैक्टली।
अब उस सूरत में रेस्ट करना, वार्म चीज़ें लेना, स्टीम लेना, सिंपल चीज़ें शुरुआत में, इब्तदा में बेस्ट इलाज है। उस वक्त ये साइनस इन्फेक्शन ना कि फ़ौरन रिवर्ट की जा सकती है, इसको फ़ौरन कंट्रोल भी किया जा सकता है। अच्छा, अब जैसे मैं आपको अपना बताऊं कि मुझे ये अभी भी ज़ुकाम है अगर, तो मेरी एक जो है ना वो नाक एक साइड की बंद है, तो क्या और ये बार बार होता है ऐसा मेरे साथ कि अक्सर जब भी ज़्यादा मौसम की शिद्दत होती है ना तो मुझे ज़ुकाम होना ही होना होता है। एक तो सर्दियों के स्टार्ट में, दूसरा गर्मियों के स्टार्ट में मुझे ये होता है और ये मेरी नाक बंद हो जाती है, तो मेरे लिए बड़ा मुश्किल होता है। तो क्या मैं भी साइनोसाइटिस का शिकार हूँ क्या? ये 100% आप हैं, इसको कहते हैं क्रॉनिक साइनोसाइटिस। अच्छा, अब इसका क्या इलाज है? एक्यूट है लफ्ज़, ओके, एक्यूट नहीं है, एक्यूट है। एक्यूट मीन शिद्दत के साथ, बुखार है, चलना फिरना मुश्किल है, लड़ाई कर रहा बंदा, ऑफिस में नहीं जा रहा, ये एक्यूट है। क्रॉनिक मीन के नाक बंद रहती है, जैसे आपकी कभी एक होती, कभी दोनों होती, कभी दोनों, और अक्सर खराटे भी लेते हैं ये लोग, रात मुंह खोल के सांस भी लेते हैं, और अक्सर हॉक्स करते हैं, गला क्लियर करते हैं, गले में बलगम थोड़ी थोड़ी रहती है, गले में रानस, ये है क्रॉनिक। इनको काफ़ी सालों से, महीनों से चल रही। ये समझें कि हर 10 में से 3 लोगों के साथ है, और ये 100% काबिल इलाज भी है। अच्छा। और अवॉइड भी की जा सकती है। कैसे? ये वो चीज़ है कि जो नाक में आम तौर पे हड्डी टेढ़ी हो, गदूद बन चुका हो, पौले बन चुका हो, तो हम एक, क्योंकि बड़ी मासूम सी कौम है, सादा सी कौम है, हम उस वक्त डॉक्टर को दिखाते हैं जब वाकई बेड पे लेट जाते हैं। हम कहते हैं ये तो मेरे वाला साहब को भी थी, ये तुम्हारे खानदान में अक्सर होती है। और हम ये कहते हैं डॉक्टर साहब कि आम ही है ना, जुकाम है, सही हो जाएगा, तो क्या ही डॉक्टर के पास जाना है। जो बड़े शहरों का एक बड़ा मसला पोल्यूशन है, वो इस साइनस इन्फेक्शन को और आम भी ज़्यादा इंक्रीज कर रहा है। इसलिए जब भी हम ऑफिस पहुँचें, और ख़ास तौर पे ऑफिस से घर पहुँचें, तो पहला काम नाक को अच्छे तरीके से वज़ू करें, फ्लश करें, ब्लो करें। नोज़ ब्लो करना आना चाहिए। ठीक है। छोटे बच्चे को 3-4 साल की एज में हर सूरत में प्रॉपर वज़ू कैसे करते हैं, नाक को कैसे ब्लो करना है, अगर नहीं सिखाएंगे तो वो इन्फेक्शन बार बार होती रहेगी। ठीक है। और एक्सरसाइज को आम जिंदगी का हिस्सा बनाया जाए। ये हमारे साथ मोहम्मद सलमान है जिन्होंने हमें लाहौर से ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सलमान साहब, क्या सवाल करना चाहेंगे? जी, मैंने आपसे ये मैम पता करना था डॉक्टर साहब से कि मैंने ना ऑपरेट करवाया था नाक का डॉक्टरों के कहने पे। अच्छा। तो मेरे ऑपरेट के बाद तो कोई 1 महीना ठीक रहा, उसके बाद इन्होंने दोबारा मुझे स्टीरॉइड दी कि आप ये यूज करें, नाक बंद हो गया। तो स्टीरॉइड यूज करने के बाद काफी ज्यादा मसले मसाइल रहे, जिसम में तकलीफ। अभी फिर दोबारा इन्होंने वैसे किया है 1 हफ्ता पहले, अभी फिर दोबारा नाक बंद करने लगा, हम ऑपरेट नहीं करेंगे, आपको स्टीरॉइड ही देंगे। अभी फिर स्टीरॉइड यूज करने के बाद मैदे के प्रॉब्लम्स और जो है ना काफी ज्यादा जिस्म में वीकनेस है। ठीक है। तो इसका कोई प्रॉपर हल नहीं होता। तो अभी अगर दोबारा ऑपरेट करा भी लें तो इसका कोई प्रॉपर हल हो सकता है, वो एक साइड का ही नाक बंद रहता है। ठीक है जी सलमान साहब, आपका सवाल आ गया। अब डॉक्टर साहब बताएं क्या हल है इसका। सलेमान, आपका मसला बहुत सिंपल है। अच्छा। आप 3 काम शुरू कर दें। हाँ। 1 घंटा कोई ऐसी एक्सरसाइज करें जिसमें स्वेट कर जाए, सांस ऊपर नीचे हो जाए। ये हर बंदे पे लाजम है, और घर में जो लोग बैठे हुए उन पे तो बिल्कुल ही लाजम है। दूसरी चीज़ कि आप वार्म चीज़ों की आदत डालें, 5 कप कोई चीज़ वार्म पी लें। अच्छा। और नोज़ को सेलाइन से फ्लश करना शुरू कर दें। 1 गिलास पानी और 1/2 टीस्पून टेबल साल्ट, खाने से पहले नोज़ को फ्लश कर लें, आपका ये मसला ठीक हो जाएगा। ओके। फिर भी ना ठीक हो तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में बेस्ट डॉक्टर्स मौजूद हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल अफोर्ड करते हैं, वरना गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ज़रूर चेक कराएं। आपका मसला स्टीरॉइड के बगैर 100% हल हो जाएगा। हल हो जाएगा। ठीक है जी। हमारे साथ डॉक्टर मोहम्मद हसनैन मुर्तज़ा भी हैं जो कि फ़िज़ियोथेरेपिस्ट हैं और एक्यूपंक्चर कह लें कि एक्सपर्ट हैं, ड्राई नीडलिंग भी करते हैं, इलेक्ट्रो नीडलिंग भी करते हैं। तो उनसे भी जानते हैं कि वो आज हमारे लिए क्या लेके आए हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, क्या हाल है? ठीक है, अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का शुक्र। डॉक्टर साहब, आज हम साइनोसाइटिस के ऊपर बात कर रहे हैं, तो फिजियोथेरेपी के अंदर या नीडलिंग के अंदर, एक्यूपंक्चर के अंदर इसका भी हल है? बिल्कुल। इसमें ड्राई नीडलिंग इस तरह से करती है कि हमारे पास अगर हम देखें तो फ्रंटल साइनस, सेफेनॉइड या एथमॉइड या मैक्सिलरी लेवल पे आपको रिलीज़ करने के लिए
या इसके साथ साथ अगर आपको हेडेक के सिम्टम्स आ रहे हैं, कुछ पेशेंट है जिनको सर्वाइकोजेनिक हेडेक के सिम्टम्स होते हैं, अच्छा। तो उसमें ड्राई नीडल जो है वो बहुत अच्छे रिजल्ट्स देती हैं। जिस तरह से हम देखते हैं कि हम अपनी आईब्रोज के ऊपर और ये जो चीक्स का ये पार्ट है, यहाँ पे ड्राई नीडल्स प्रिक करके इन पॉइंट्स को, इन मसल्स को इजी कर सकते हैं। अच्छा। इनको इजी करने से क्या होता है कि हमारे मसल जब इजी होंगे तो उसके बाद हमारे सिम्टम रिलीफ हो जाते हैं। अगर किसी किस्म का हमें हेडेक आ रहा है लेकिन उसके भी सिम्टम्स इसमें सेटल डाउन हो जाते हैं। जिस तरह से हम अभी इसको डेमोन्स्ट्रेट करके बताएंगे। अच्छा, ये नीडल है, ड्राई नीडल है, ओके। तो इससे दर्द तो नहीं होता डॉक्टर साहब? ये पेन फ्री होती है और इससे ब्लीडिंग क्योंकि नीडल का सुन के हमारे वैसे ही वो दिमाग में आ जाता है कि अच्छा ये जो सुई चुभने लगी है इससे तो दर्द होगा। नहीं, इससे बिल्कुल भी पेन नहीं होती। इसको जब हम देखते हैं ये अगर हमने यहाँ पे प्रिक करनी है तो हम इस तरह से इसे करके, ओह माय गॉड, इस तरह से हम इसे इंसर्ट कर देंगे। अच्छा, पेन वगैरह ठीक है। आपको पेन तो नहीं हो रही? नहीं हो रही, ओके। ये बिल्कुल पेन फ्री ट्रीटमेंट होता है और इसमें हम देखते हैं कि हम किन किन पॉइंट्स को टारगेट कर सकते हैं। Okay. अगर हम इसके साथ साथ देखें तो हमारे पास जो अपर एक्सट्रीमिटीज़ में अगर हम देखें तो हमारे जो अपर ट्रैप मसल हैं, जिनको हम नेक मसल्स हैं, वो एक ऐसे मसल्स हैं जिनकी कंप्लेंट्स हमें सबसे ज़्यादा मिलती हैं कि उनमें ट्रिगर पॉइंट्स हैं। उसकी सबसे बड़ी जो रीज़न हमें देखने को मिलती है वो ये है कि हमारे यहाँ स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा है। हाँ। स्ट्रेस लेवल ज़्यादा होने की वजह से हमारे मसल्स में कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जिनको जब आप पल्पेट करते हैं तो पेशेंट कंप्लेंट करता है स्वेयर पेन की, कि मुझे बहुत ज्यादा पेन हो रही है यहाँ पे। और जब हम उन्हें प्रेस करके थोड़ा सा सर्कुलर मूव करते हैं तो वो रिलीज हो जाते हैं। सेम इसी तरह अगर आपको आपकी नेक में या आपके अपर ट्रैप मसल्स जो हैं जिनको हम कंधों के पास के पट्टे कहते हैं, अगर उनमें आपको ट्रिगर पॉइंट्स फील होते हैं या इस तरह फील होता है आपके पट्टे टाइट हैं, तो आपको अपने नियरेस्ट डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। उसमें भी बिल्कुल इसी तरह होता है। अगर आपके पास हेडेक का पेशेंट है, सर्वाइकोजेनिक हेडेक का है, जिसमें आपके सर्वाइकल वर्टिब्रास के इन्वॉल्वमेंट की वजह से आपको हेडेक होता है, मतलब कि गर्दन के ऊपर वाले मोरों की इन्वॉल्वमेंट होती है। ठीक है, तो आप वहां पर फिर ये नीडलिंग वहां पर आप नीडलिंग करते हैं, बिल्कुल उसको लोकेट करके पॉइंट को, तो आप वहां पे नीडल प्रिक करते हैं इस तरह से। ठीक है, ये आपने पीछे जो है ना वो अगर किसी को प्रॉब्लम है हेडेक की तो वो यहाँ पर आपके शोल्डर्स का प्रॉब्लम है तो हमारे साथ एक कॉलर भी है डॉक्टर साहब, उनको भी उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। काशान है, कोयटा से उनका ताल्लुक। अस्सलाम वालेकुम काशान साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। बहुत अच्छा प्रोग्राम होता है आपका, तकरीबन डेली देखते हैं, लेकिन आज फर्स्ट टाइम कॉल कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया जी। कोटा से मैं बात कर रहा हूँ। तो मैंने डॉक्टर साहब से ये पूछना था कि मुझे अक्सर बेशतर ना या हो सकता है दिन में 12 से 2 के दरमियान छींकें ज्यादा आना शुरू हो जाती हैं। अच्छा। और बाज़ औक़ात रात में ऐसा हो जाता है शायद कि मतलब 2-2:30 बजे मुझे या कोई पानी की चीज़ किसी चीज़ की तलब हो पीने के लिए उठूँ तो उसमें बहुत ज़्यादा छींकें आना शुरू हो जाती हैं। उससे वो थोड़ा सर में भी दर्द होना शुरू हो जाता है, क्योंकि अगर मुसलसल 4, 5 या 6 आए तो इंसान वैसे भी ना परेशान हो जाता है। क्या ये भी साइनस सांस में आता है? तो अगर इसमें नहीं आता तो इसकी क्या वजूहत है? मुझे समझ तो नहीं है। ये सिम्टम मुझे पहले कभी नहीं हुआ, अब कुछ दिनों से ये हो रहा है। चले ठीक है जी, बहुत शुक्रिया काशान साहब आपका। डॉक्टर साहब क्या कहेंगे इसके ऊपर? काशान थैंक यू वेरी मच। बड़ी सिंपल सी बात है, एलर्जी और साइनस इन्फेक्शन में बिल्कुल ऐसे ही होता है कि सारा दिन अगर आप एक्टिव गुजार रहे हैं, जैसे काशान काफ़ी यंग बच्चा है, हाँ। तो काशान सिर्फ 3 चीज़ों का बेसिक का ख्याल करें। पहले जब भी लें चिल्ड चीज़ें, आइसी चीज़ें, खट्टी चीज़ें, ज़्यादा ठंडी ज़्यादा खट्टी बेटे अवॉइड करो। ठीक है। दूसरी चीज़ कोशिश करें कि दिन में 4-5 दफ़ा आपने कोई चीज़ वार्म, मिल्क सबसे बेहतर है, कोई वार्म चीज़ अपनी पसंद की ज़रूर लें। ओके। और जो बंदा भी अपनी स्लीप और स्माइल का ख्याल करता है ना, अच्छा ये वाहिद हम एशिया की कौमें हैं जो एक्सरसाइज पे बिलीव नहीं करती। पूरी दुनिया, यूरोप, अमेरिका में देखें तो गोरों के 20 साल बंदे भी सीनियर मेरे से बेहतर नजर आते हैं। हाँ जी, बिल्कुल। एक्सरसाइज को प्लीज आदत डालें। ठीक है। और एक्सरसाइज पूरी बॉडी की होनी चाहिए। नेक की एक्सरसाइज और है, शोल्डर की और है। जो कौमें एक्सरसाइज करती हैं उनको साइनस, एलर्जीज, पेन, कुछ भी नहीं ये वाहिद को हमें ही क्यों नेक स्टिफनेस होती है? क्योंकि हम लोग हमारे फ्रोजन शोल्डर क्यों होते हैं? प्लीज पूरी बॉडी को इन्वॉल्व करें। हो सके तो स्विमिंग करें, ईजीएस्ट एंड द बेस्ट एक्सरसाइज है। वो नहीं करनी तो लुकिंग ग्लास के सामने खड़े होके
प्लीज़ घंटों तक स्माइल करें। जो हमारी माएँ बहनें घरों में बैठी हैं, अच्छा, प्लीज़ स्माइल करने की आदत डालें। इस कौम को बहुत ज़रूरत ठीक है, है। हमारे नेबर को बहुत ज़रूरत है। स्माइल करेंगे तो हमारे हालात बहुत बेहतर हो जाएंगे। ठीक है, प्लीज़ स्माइल करें, एक्सरसाइज करें, वार्म ड्रिंक्स लें, ठीक है। और काशान अगर हो सके तो अपने किसी डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं, क्योंकि हो सकता है उसके नाक में कोई पॉलिप या नाक की हड्डी टेढ़ी ना हो। लेकिन बज़ाहिर लग रहा है कि अगर आप एक्सरसाइज करेंगे, बिहेव लाइक माइकल जैक्सन, 10 मिनट भी मिलें तो उठ के एक्सरसाइज करें। ठीक है। हाँ, बातें कम करें और हम काम सोशल ज़्यादा मीडिया मिस यूज़ करने में ये वर्ड मास्टर है जी। तो प्लीज़ सोशल मीडिया से एक्सरसाइज जान की तरफ छुड़ाएं जाएं। और एक्सरसाइज की आदत डालें। ठीक है, एक्टिव लाइफस्टाइल अपनाएं ताकि ये तमाम तर बीमारियों से जान छुड़ाई जा सके। तो डॉक्टर हसनैन, आप बता रहे थे हमें, अब जैसे आपने साइनोसाइटिस का बताया कि यहाँ पे अब लोगों को ये माइग्रेन का प्रॉब्लम भी होता है या हाफ हेड का प्रॉब्लम भी होता है, बहुत ज़्यादा दर्द हो रही होती है, उसमें भी किस तरह की ड्राई नीडलिंग का इस्तेमाल किया जा सकता है? अच्छा, उसमें इस तरह से है, हमारे पास दरअसल हेडेक की डिफरेंट टाइप्स होती हैं, जिसमें जिस तरह आपने जिक्र किया माइग्रेन है, क्लस्टर हेडेक है, या उसके अलावा स्ट्रेस हेडेक है। तो इसमें अगर आप माइग्रेन के पेशेंट्स को देखें तो सबसे पहले आपने अपनी दोनों फिंगर्स को इस तरह से लेके सर के पीछे रख के इस तरह सर्कुलर मूव करना है। ओके, ठीक है। ये दोनों फिंगर्स करने से क्या होगा, आपका हेडेक आहिस्ता आहिस्ता नीचे जाना शुरू हो जाएगा। ठीक है, जाना शुरू हो जाएगा। उसी के साथ साथ जिस तरह सर बता रहे थे एक्सरसाइजेस, हमें सबसे पहले अपनी फेशियल एक्सरसाइजेस रखनी चाहिए। उसमें आप क्या कर सकते हैं, आम रूटीन में आप जिसको हम कहते हैं अपने मुंह में हवा को फुलाना, उसके अलावा दूसरे नंबर पे अगर आप करें तो आप स्माइल जिस तरह से सर ने बताया, या हमें बेस्ट चीज़ है बबल। अच्छा, बबल को खाना चाहिए। अच्छा, खाना चाहिए, बिल्कुल खाना चाहिए। और आपके अगर फेशियल मसल वीक हैं, जिस तरह से हम देखते हैं हमारे 40-50 प्लस पेशेंट्स में पालसी के सिम्टम्स आते हैं, जिसे हम आम जुबान में कहते हैं लकवा। लकवे के सिम्टम्स अगर आपको आ रहे हैं तो ये एक्सरसाइजेज आपके लिए बेस्ट है। और इसके अलावा अगर आपके फेशियल मसल वीक हैं तो आप स्ट्रॉ के साथ दूध, शेक वगैरह जो भी पीना चाहें आप पी सकते हैं। उससे क्या होगा, आपके फेशियल मसल्स एक्टिव होंगे। इसी के साथ अगर हम देखें, हमारे पास वर्टिब्रास के इन्वॉल्वमेंट के साथ या माइग्रेन के पेशेंट आते हैं तो उधर भी हम बैक पे देखेंगे उनके मसल्स में कहाँ पे हमें टेंडर पॉइंट्स फील हो रहे हैं। ठीक है। जब हम उन टेंडर पॉइंट्स को पल्पेट करेंगे तो पेशेंट हमें कंप्लेंट करेंगे पेन की। जिस तरह से इनकी नेक में यहाँ पे स्टिफनेस है, ओके, तो वहाँ पे जब हम इसे प्रिक करेंगे तो हमें आगे से थोड़ी सी रेजिस्टेंस भी फील होगी। अच्छा, जहाँ पर हमारी बॉडी में मसल्स में ट्रिगर पॉइंट्स होंगे उस जगह पे हमें मसल्स आगे से रेजिस्ट करेगा। जब मसल रेजिस्ट करेगा वो पॉइंट थोड़ा सा पेनफुल होगा, लेकिन हमने उसमें नीडल को प्रिक करना है। विद इन नैनो सेकंड आप देखेंगे कि आपकी पेन बिल्कुल खत्म हो गई। लेकिन क्या ये एक ही सेशन में सारा हो जाएगा और उसके बाद हमें पेन नहीं होगी, या हमें मल्टीपल सेशंस लेने पड़ेंगे? बिल्कुल इसी तरह अगर हमारे पास पेशेंट आया है एक्यूट फेज में, ठीक है, तो उसको 1 और 2 सेशंस में हर चीज उसकी सेटल डाउन हो जाएगी। अगर उसकी कोई बैक एंड पैथोलॉजी नहीं है, ओके, अगर तो उसकी कोई पैथोलॉजी है, उसको सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी है, मेडिकल को मसला है, बिल्कुल उसके गर्दन के मोरों में आके नस दब रही है, उसके हाथ सुन्न हो रहे हैं, फिर उसमें उसे कुछ अच्छा, ये जो गर्दन वो जो मोहरों के अंदर नस दब जाती है उसका भी इलाज है इसके अंदर? बिल्कुल इसी तरह सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी के सिम्टम्स भी इसी से ठीक है, मतलब वो हमारे लिए भी है, उससे कंसल्ट करेंगे डॉक्टर साहब से। वो अलग से मैं पूछती हूँ डॉक्टर साहब से कि उसका क्या मसला है। अभी हम बात कर रहे थे साइनोसाइटिस के हवाले से और डॉक्टर हसनैन ने हमें बताया कि किस तरह ड्राई नीडलिंग के साथ भी मुख्तलिफ दर्दों का इलाज किया जा सकता है। तो डॉक्टर मोहम्मद हसनैन मुर्तज़ा हमारे साथ मौजूद थे और प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद राशिद ज़िया साहब ने हमें ज्वाइन किया था। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप आए, और डॉक्टर हसनैन आपका भी बहुत शुक्रिया कि आपने भी हमें ज्वाइन किया। मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।